Hi CLAT aspirants, welcome to this class which is about the intellectual property rights. So इस पूरी क्लास में मैंने सारे concepts regarding the IPR and the IP clearly detail में पढ़ाए हैं, चाहे वो copyright हो, patent हो, trademark हो या फिर trade name या anything of that sort. Okay? One thing बच्चों, with the increasing time, CLAT has shown much interest in the IPR. Recently एक question geographical indication पे आया था और उससे पहले current affairs में एक question patent के ऊपर आया था. So you can always expect a question from the intellectual property rights, and that is why this class is going to help you a lot. वन मोर थिंग बच्चों, इस क्लास को पढ़ते समय आई वुड रियली सजेस्ट दैट तुम रनिंग नोट जरूर बना लो अगर तुम आगे किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो. लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम जल्दी ही है एंड यू वांट टू प्रिपेयर वेरी क्विकली, यू कैन जस्ट टेक स्नैपशॉट्स ऑफ द क्लास एंड यू कैन गेट डन विद इट. सो विद दिस आई होप यू लाइक द क्लास. और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है इस क्लास के बारे में, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल देना और मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी. बाय द वे बच्चों, अगर तुम्हें कोई भी स्टडी मटेरियल में हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा अवेलेबल होता है फॉर एस्पिरेंट्स जस्ट लाइक यू. लिंक तुम्हें नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो विद अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल दैट यू नीड फॉर योर क्लैट एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बच्चों, ठीक है. अब देखो, आई थिंक इस टाइम तक तो मुझे राइट्स के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि राइट्स क्या होते हैं, वरना तुम मरी जाना चाहिए मुझे छठे फ्लोर पे जाके, ठीक है. कि भाई अगर इन्हें राइट्स भी समझ नहीं आ रहे तो बेसिकली समथिंग दैट यू कैन क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट बच्चों, ठीक है, वही होता है राइट, ठीक है. प्रॉपर्टी देखो, एवरीथिंग दैट यू होल्ड इन योर ओनरशिप, ठीक है, दैट यू हैव पोजेशन ऑफ इज योर प्रॉपर्टी. बट द थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बच्चों, व्हाट डू वी मीन बाय इंटेलेक्ट? कोई मुझे बता सकता है? तुम लोग भी बहुत हो इंटेलेक्चुअल वैसे तो. क्या होता है इंटेलेक्ट? हाँ, ये क्या मेरा दिमाग खराब होना होता है इंटेलेक्ट? समथिंग दैट इज आर ब्रेन चाइल्ड. ब्रेन चाइल्ड समझते हो ना बच्चों? जो हमारे दिमाग की उपज है, ठीक है, दैट इज अ ब्रेन चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न लीगल honestly is not my brainchild. Matlab, of course, it is an idea that came in my mind, but making AI things for that, making AI, bringing in AI for your study planner or mock analysis or something, now this is my brainchild. मतलब मेरा तो नहीं है, सच बताऊं तो मेरी टीम का है, ठीक है, लेकिन चलो मेरी टीम का ब्रेन चाइल्ड है. गेटिंग? सो समथिंग दैट इज इनोवेटिव एंड दैट कम्स आउट ऑफ योर इंटेलेक्ट, ठीक है. तो क्योंकि बच्चों, इंसान को ऊपर वाले ने जब बनाया है तो गधे की तरह तो बनाया नहीं, और गधे में भी दिमाग होता है. वो तो पता नहीं क्यों ऐसा बेचारे को गधा गधा करके वो बदनाम ही कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है. बट ह्यूमंस जितने हम फिजिकली केपेबल हैं, मैं सच बताऊं उससे ज्यादा हम मेंटली केपेबल हैं. क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, क्या दुनिया में जितने लिविंग एनिमल्स हैं, इज ह्यूमन द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ देम फिजिकली? No. No, But ma'am. can I say that mentally, psychologically, and intellectually, humans are the smartest species available present at the moment on the planet? Can I say this? Yes. Yes, इंडीड ma'am. यस. ओके. सो इसीलिए जब हम माइंड की बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, सो हमारी जो इंटेलेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट बुक ना, उसमें मैंने कोई जिम जाके वर्कआउट करके तो बुक लिखी नहीं है, ठीक है. मैंने किसका इस्तेमाल किया है? मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है. इफ समबडी कंपोजेज अ सॉन्ग, AR रहमान, उनकी तो सारी प्रॉपर्टी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. देखो, ऑफ कोर्स उनका जो घर बंगला गाड़ी है वो अलग है, ठीक है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उनकी अदरवाइज एक टैंजिबल प्रॉपर्टी है. लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी दिमाग की उपज, उसको भी प्रिजर्व करने का राइट होता है. अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, चलो कौन सी बुक निकालूं, चलो ये मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है. चलो ये वाली बुक है. नाउ दिस इज वन बुक, ठीक है. दिस बुक इज बी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स बच्चों. अगर तुम लोग फॉन्ड हो ऑफ रीडिंग, प्लीज इस बुक को पढ़ना. मैं शायद 3-4 बार इसको अब तक पढ़ चुकी हूँ, ठीक है. दिस बुक इज बेस्ड ऑन ब्रूस लीज लाइफ, बट इट इज रिटन बाय शैनन ली, हु इज ब्रूस लीज डॉटर, ठीक है. अब इस बुक में जो भी लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू ब्रूस लीज लाइफ. बट इसको रखा किसने? देखो, ब्रूस ली की लाइफ के बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, जो उसके फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली वाले और भी लोग हैं. बट हिज डॉटर शैनन ली, शी चोज टू पुट एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ अ बुक. ऑफ अ बुक, समथिंग फेल ऑफ, कुछ तो है, देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है. सो ये है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो अगर मैं कल को चाहूं कि इस बुक को मैं पूरा चिपका के एकदम कॉपी करके और फोटो कॉपी करके और लोगों को बेचने लगूं और शैनन ली की जगह शहवा खान लिख दूं, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं, बिकॉज दिस विल बी ए कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. यू सी, बिकॉज दिस वाज समबडी एल्सेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आई हैव टेकन इट, ठीक है. So this is not a biography, beta. This is this is a biography. Sorry, not an autobiography. The genre is basically the life events of Bruce Lee, and वो इतने relatable हैं. Basically, the book only says that your temperament, your personality should be like that of water.
so discreet and so nice that it can nurture the world also, और जब जरूरत पड़े तो so powerful that it can destroy the world also. You see, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि उनके ऑफिस में ना कहीं से एक पानी की बूंद टपकती थी, तो जो लीकेज होता है ना छत में वो होता था। तो शैनन ली मेंशंस कि पता नहीं ऐसा कैसे होता था कि हमने कितनी भी बार सीमेंट लगवाई हो कुछ भी किया हो, पानी अपना रास्ता ढूंढ के टपकने लगता ही था। सो दिस इज अ लाइफ लेसन कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, बी लाइक दैट वन ड्रॉप ऑफ वाटर जो कैसे भी करके पहुंच जाएगा। और अगर आपको अपना रुद्र रूप दिखाना है तो भाई बी लाइक अ लाइक ब्रोकन डैम, जो भैया सामने जो आएगा आप उसको भी तबाह कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी नाइस बुक। ओके ओके बच्चों, आई एम सॉरी, डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू व्हाइल यू वर स्टडीइंग इन द क्लास, बट एक छोटी सी बात का रिमाइंडर तुम्हें देना था कि इस चैनल पे ऐसी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो तुम इस क्लास के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लेना। यू नेवर नो कि तुम जो भी चीजें ढूंढ रहे हो वो सब कुछ तुम्हें इस चैनल पे ऑलरेडी मिल जाए। एंड इफ यू आर लाइकिंग व्हाट यू आर स्टडीइंग और तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, देन तुम एक लाइक तो मुझे दे ही सकते हो ना। सो इस वीडियो को एक लाइक दे देना बच्चों, सो दैट वी गेट अ बूस्ट एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी जस्ट लाइक यू, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब it. Now, let's get back to studying. So I hope कि I have made you all understand what an intellectual property is. तो एक बार फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। These are the legal rights. So now intellectual property rights क्या होंगे? जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई गाना है, कोई बुक है, कोई डिजाइन है, आपने कुछ भी ऐसा बनाया है, सो दीज आर द लीगल राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जिन्होंने भी इस चीज को बनाया है फॉर देयर इनटैंजिबल क्रिएशन। देखो बच्चों, यही डिफरेंस है कि मेरा कोई प्लॉट पे अगर कब्जा कर रहा है तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो वो क्योंकि टैंजिबल है, आप प्लॉट को देख सकते हो, जा सकते हो, उसके ऊपर चल सकते हो, ठीक है। बट इनटैंजिबल क्रिएशंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉन्ग, सॉन्ग को आप सुन सकते हो पर ऐसे कि पकड़ के अपने जेब में रख सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंटैंजिबल, इट कम्स आउट ऑफ योर इंटेलेक्ट, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स सच एज इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क्स और ब्रांड डिजाइंस या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। दीज राइट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड इंसेंटिवाइज क्रिएटर्स बाय ग्रांटिंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज, to profit from, यानी to earn from that and control their creations for a set period. For example बच्चों, you all must know about सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। You know he has a YouTube channel, ठीक है। So all of the creations that he had done meanwhile he was alive on his YouTube channel, they still belong to him. देखो of course हो सकता है कि भाई कभी कोई पेपर वर्क हुआ होगा या कुछ भी होगा, किसी ना किसी के पास उसके चैनल के हो सकता है पासवर्ड होगा, जो उसका मैनेजर होगा उसके पास होगा, पेरेंट्स के पास, कुछ भी हो सकता है। बट इवन इफ सिद्धू मूसेवाला इज नॉट अलाइव, जो उसके सॉन्ग्स हैं, क्या वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे? वो हमेशा जिंदगी भर तक उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेंगे, ठीक है। बट अगेन बच्चों, जो एक्सक्लूसिव राइट्स की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जिसमें तुम्हें बताया था कि पेटेंट के केस में कितने साल तक का पेटेंट मिलता है? 20 ईयर्स का पेटेंट मिलता है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई अब सोचो, अगर सिद्धू मूसेवाला ने कोई सॉन्ग बनाया और वो अकेले ही उस सॉन्ग को सुनना चाहता है, तो क्या तुम जबरदस्ती सुन सकते हो वो गाना कि नहीं मैं भी सुनूंगा? नहीं सुन सकते। वो उसका ही डिसीजन था कि उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसने एक ओपन एम्बिट में रखा, बट ऑफकोर्स इट इज सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, कि आप उसे चुरा के अपना गाना नहीं बना सकते हो, वो रहेगा हमेशा सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग ही, ठीक है। So, the Universal Declaration of Human Rights also affirms this concept in Article 27. Again, article याद करने की कोई जरूरत नहीं है। That everyone has the right to the protection of moral and material interests. Moral interest कौन सा हुआ? For example, आपने गाना बनाया, आपने उसको आप बहुत फेमस हुए इसको पब्लिसाइज करके, और उसके बाद लोग आपको पहचानने लग गए। ये आपका एक इनटेंजिबल गेन है जिसको आप छू तो नहीं सकते लेकिन ऑफकोर्स महसूस कर सकते हो। और मटेरियल गेन क्या है भाई? आपको उसकी वजह से कोई और प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें आपको 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए और मिल गए, ठीक है। या फिर आपको कोई कोलैबोरेशन मिल गया, उससे आपने पैसे कमाए, यूट्यूब पे चैनल पे डालने से आपको वीडियो का पैसा आ रहा है, ठीक है। सो रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच ही इज द ऑथर। याद रखना बच्चों, सिर्फ किताब लिखने वाले इंसान को ऑथर नहीं कहा जाता इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनीबडी हु मेक्स समथिंग विद हिज इंटेलेक्ट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑथर। इसका मतलब एक सिंगर, एक कंपोजर, वो भी ऑथर कहला सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कुछ हमें आज इसको हम पूरे डिटेल में भी देखने वाले हैं। पेटेंट बच्चों क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर अ न्यू इन्वेंटिव एंड इंडस्ट्रियली यूजफुल invention, protecting it from being made, used or sold by others for typically 20 years. For example बच्चों, I will give you a very homemade example because I know about this. So जैसे हनी भी होती है ना, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो, आई थिंक इतना तो पता होगा, माई फादर ही इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। सो सरकारी ऑफिसर है बट साइंटिस्ट है सरकार के लिए, ठीक है।
So there is one variety of honey bee which is called as a stingless bee. Okay, so far मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि why anything would be a patent and why anything would not be a patent. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टम्बलर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस टम्बलर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और कांच का कलर चेंज कर दिया. डू यू थिंक मैंने कुछ ऐसा इनोवेशन कर दिया तो जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता था, या बिल्कुल इसने तो कहानी पलट के रख दी दुनिया की? बिग डील, नो कलर चेंज मैम। कर लो भाई, साइज छोटा बड़ा कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है. बट हाँ, हो सकता है कि जिसने कभी ये डिजाइन बनाया होगा कि टम्बलर के ऊपर ही ढक्कन लगा के आप स्ट्रॉ लगा सकते हो, मे बी दिस वाज एन इनोवेशन, यस और नो, क्योंकि वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप ग्लास को एज अ बॉटल भी यूज कर सकते हो, वो भी जो एकदम सील पैक बॉटल हो जो स्पिल नहीं करेगी, ठीक है. दिस इज एन इनोवेशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो मैं तुम्हें बता रही थी कि इफ देर इज अ हनी बी, ठीक है, देर इज अ हनी बी जिसका नाम होता है स्टिंगलेस बी, ठीक है. अब तक सो फार स्टिंगलेस बी सिर्फ जंगलों में मिलती है, ठीक है. उसको जैसे तुमने कई बार देखा कि जो मधुमक्खी के डब्बे होते हैं जो लोग खेतों के साइड में रखते हैं, जहाँ पे जैसे अपेरीज होती हैं जहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है. सो होता क्या है कि आमतौर पे जो स्टिंगलेस बी होती हैं वो हमेशा आपको जंगल में मिलेंगी, आप उनको डोमेस्टिकेट करके डब्बों में नहीं रख सकते, ठीक है. सो आफ्टर रिसर्च ऑफ गुड आई थिंक 9-10 years और समथिंग, माई फादर ही इन्वेंटेड अ काइंड ऑफ अ बी बॉक्स जहां पे आप इन वाइल्ड हनी बीज को भी डोमेस्टिकेट कर सकते हो, एंड यू कैन गिव देम जस्ट द सेम टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट जो उनको जंगल में पेड़ों के तने में रह के मिलता है, ठीक है. ही हैज अप्लाइड फॉर पेटेंट, नाउ दिस इज अंडरगोइंग द थिंग, ठीक है. नाउ दिस कैन चेंज द इंडस्ट्री, सी, बिकॉज वो हनी इज वेरी हाईली, जिसको मैं कहूंगी ना बहुत न्यूट्रिशियस हनी होता है, बट क्योंकि वो मिलता इतना मुश्किल से है कि लोगों से कंज्यूम ही नहीं कर पाते, ठीक है. अब अगर सोचो कि अगर उस हनी को आप में हम जैसे बी कीपर्स अगर हैं तो हम उसको अगर प्रोक्योर कर सकते हैं अपने खेतों में, सो दिस कैन चेंज द न्यूट्रिशन कहानी फॉर एवरीबडी, ठीक है. इंडस्ट्रियली आप एक ऐसा प्रोडक्ट रख सकते हो जो कभी पहले इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं पाता, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच क्वालिफाइज फॉर अ पेटेंट. सो पेटेंट में जब हम कह रहे हैं कि समथिंग विच इज न्यू, समथिंग दैट इज इन्वेंटिव एंड इंडस्ट्रियली यूजफुल इन्वेंशन, दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ पेटेंट. अगेन ये तुम्हें याद होगा 20 years पेटेंट की रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे जब ये पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, सो फॉर 20 years माई फादर विल बी द ओनली पर्सन हु कैन यूज दिस पेटेंट, ठीक है. वो ही उस डब्बे को बना सकते हैं, वही बेचेंगे जो भी है. आफ्टर 20 years दिस कैन गो टू अ पब्लिक डोमेन कि भाई कोई और लोग भी सेम डब्बों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बेनिफिट कमा सकते हैं, ठीक है. नाउ ट्रेडमार्क, ये तो तुम लोगों ने बहुत ही देखा होगा, ठीक है. जैसे व्हीलर लीगल का ट्रेडमार्क है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है. जिसको देखते ही आपको उसकी याद आ जाए, जरा बताएगा कोई मुझे ये किसका ट्रेडमार्क है? बहुत ही गंदा बनाया बट मैंने, नाइकी। 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 ये किसका ट्रेडमार्क है ऐसे एक एम सा? मैकडोनल्ड्स। ठीक है, वेरी गुड. अगर मैं एक ऐसा सा बनाऊं, एक कैमरा और एक ऐसा सा, ये तो तुम इंस्टाग्राम। देखो तो इंस्टाग्राम, ठीक है. और एक ऐसा कुछ येलो कलर का जिसमें से व्हाइट भूत सा बना होता है, सो वो होते हैं ट्रेडमार्क विच इज अ डिस्टिंक्टिव साइन. ये देख लो एक बार, कहाँ दिखाऊं तुम्हें, ये पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. So distinctive sign like a logo, name or symbol that identifies and distinguishes the goods and services of one seller from the others, ठीक है. कॉपीराइट, आई थिंक ये तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है. ये उन चीजों के लिए होती है बच्चों जो और मतलब ओरिजिनल लिटरेरी आर्टिस्टिक म्यूजिकल या फिर ड्रामेटिक कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे कोई यूट्यूब की वीडियो है किसी की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. जैसे मेरे यूट्यूब की वीडियो मेरी यूट्यूब की वीडियो है भाई, वो कोई और अपने यूट्यूब पे चिपका नहीं सकता, ठीक है. ये तुमने कई देखे होंगे बच्चे जो किसी भी चैनल का फैन पेज बन जाता है, ठीक है, और फैन पेज पे वो उसी की वीडियो चिपकाते रखते हैं, ठीक है ना. तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है. कोई बुक है वो आप चिपका रहे हो अगर आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है. एंड अगर कोई सॉन्ग है, जैसे कि तुमने सुना होगा प्रीतम पे कई बार कॉपीराइट का लोग लगाते हैं कि वो सॉन्ग उठा लेते हैं, ये दिस एंड दैट. नॉट जस्ट प्रीतम, आई थिंक अनु मलिक, मेनी ऑफ देम हैव डन फ्रॉम बॉलीवुड दिस एंड दैट. कई बार बच्चों, ये हमें तो इतना बेवकूफ समझते थे ना लोग, कितने सारे सीन जो फॉरेन मूवीज के होते हैं कुछ भी, उनको ऐसे कैसा बस इंडियन वर्जन में करके वो लोग लगा लेते हैं, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है. ठीक है, सो दिस इज कॉपीराइट, ठीक है. क्लैट क्रैकर कौन हो भाई तुम? ऐसी बच्चे होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट. मैं अभी सारा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ए 1 by 1 सबको वैसे भी डिटेल में करने वाले हैं. लो, आपकी खास फरमाइश पे पेटेंट सबसे पहले, ठीक है, गर्मा गर्म परोसा जा रहा है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं पेटेंट को समझने के लिए. पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, अब मोनोपोली, सच में इट इज अ मोनोपोली. तो अगर क्लैट एग्जाम अपने उसमें मोनोपोली यूज करता है ना 20 years के लिए, तो इट इज नो वेयर रॉन्ग, इट इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है. तो पेटेंट होता है बच्चों एक एक्सक्लूसिव राइट जो आप इंजॉय करते हो, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर हिज इन्वेंशन.
कोई भी ऐसी नई चीज अगर आप इन्वेंट करते हो जो पहले कभी नहीं किसी ने इन्वेंट करी थी, और वो चीज बहुत ही ज्यादा न्यू है, और उस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा पब्लिक बेनिफिट करने का पोटेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसी ऊट पटांग चीज इन्वेंट कर रहे हो जो वाकई में किसी ने पहले इन्वेंट नहीं करी थी, लेकिन उसका पब्लिक को कोई यूज नहीं है। वैसे मैं आई एम नॉट ब्रांडिंग एनीथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ, जब इस पे शार्क टैंक में एक वो आया था, क्या कहते हैं, सिप लाइन करके, यस आपके मैम। ग्लास का मास्क, ठीक है, कि भाई आप जैसे ग्लास है उसको अगर आप उस पे ऐसा प्लास्टिक से लगा दो ताकि आपको ग्लास झूठा करके पीने की जरूरत नहीं है फिर करके, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग, जो उन लोगों का क्या कहना था कि भाई ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इनोवेशन क्या आपने करा है, उसके ऊपर आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगा दिया एंड दैट यू आर कॉलिंग एज एन इनोवेशन, ठीक है। नाउ आई डोंट नो उसने उस पे पेटेंट लिया या वो ले पाया या नहीं ले पाया, आई डोंट नो, बट समथिंग दैट इज एबल टू सॉल्व द पर्पज ऑफ पब्लिक एट लार्ज, कोई ऐसी इशू जो पब्लिक एट लार्ज को हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पहले हम सब लैंडलाइन फोन्स को यूज करते थे और घर में एक जगह पे फोन लगा होता था, आपको वहीं पे ही उसको यूज करना होगा, आप जब ट्रैवल कर रहे हो फोन का कोई सुविधा होती नहीं थी। जब कोई एक पहला मोबाइल फोन आया, ठीक है, इट सॉल्व्ड अ बिग बिग प्रॉब्लम, ठीक है, एंड दैट वाज अ कंप्लीटली न्यू इन्वेंशन, ठीक है। सो उस नए मोबाइल फोन को पेटेंट मिला हो सकता है, गिवन दैट ऑफ कोर्स मिला होगा क्योंकि उस टाइम तो पेटेंट लॉज काफी प्रोमिनेंट हो चुके थे, ठीक है। सो एन इन्वेंशन कैन बी अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू प्रोसेस दैट ऑफर्स अ नोवल वे, नोवल मतलब न्यू, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, ठीक है, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और सॉल्व्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पहले के टाइम पे जब खेती लोग करते थे, तो कैसे, तुमने वो पढ़ा होगा आई थिंक, बेसिक जब साइंस की हम किताबें पढ़ते थे, तो खेती के टाइम पे हम कैसे कैसे चीजों को काटते थे, विनोइंग, ठीक है, और ये सारी चीजें नहीं होती थी, सेडिमेंट, कितनी सारी चीजें हम यूज करते थे कि दाने को अलग कर दिया आपने, हस्क को अलग कर दिया, ठीक है। आप जब किसी ने वो बनाया होगा, क्या क्या बोलते हैं इनको, कंबाइन, कंबाइन देखिए, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है जो खेत से आपकी फसल को काट भी लेती हैं, अलग अलग भी कर देती हैं, बिग इनोवेशन, इज इट और इज इट नॉट? सो इट इज बेसिकली एन इनोवेशन, अ न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज अ न्यू प्रोसेस टू डू द सेम ओल्ड थिंग, गेटिंग? सो ये होता है कोई भी एक नॉवेल चीज करना, एक नॉवेल्टी, एक इनोवेशन, एक इन्वेंशन, ठीक है। नाउ मैम, तो दिस, ऐसे कोचिंग्स का और व्हीलर लीगल का भी पेटेंट होगा क्या? नहीं, व्हीलन लीगल देखो, व्हीलन लीगल ऐसा क्या नया कर रहा है, मैं भी तो तुम्हें क्लास ही पढ़ा रही हूँ, वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, वही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे अपना एआई मॉक एनालिसिस वाला हमने बनाया, ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच नोबडी एल्स हैड डन सो फार, ठीक है। एआई बहुत जगह पे लोगों ने यूज किया है बट मॉक एनालिसिस के नहीं किया, ठीक है। नाउ दिस इज एन इनोवेशन, ठीक है। सो वी कैन गो एंड आस्क फॉर अ प्रोसेस, नाउ दिस इज व्हाट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, process of analyzing the mocks using the AI. Now this is something that is very novel, something that is nobody is doing, and something that is really solving the problems. You see, this is an example. VLearn legal in itself is only a coaching, an online coaching. अगर ये पहली ऑनलाइन कोचिंग होती तो शायद तब भी, पर तभी आप पेटेंट क्या लोगे इसका यार, इट्स ओनली अ न्यू थिंग दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। बट उसमें जैसे अभी एआई मॉक एनालाइजर जो है या स्टडी प्लानर जो है, ये सारा कुछ, ठीक है। यस यस अरमान, जो व्हीलर लीगल का, वी हैव अ ट्रेडमार्क फॉर श्योर। नाउ दैट इज वन अनदर थिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है, ये दिस इज आर ट्रेडमार्क, ठीक है। सो नाउ दिस कवर्स अ न्यू एंड यूजफुल आर्टिकल, एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग आर्टिकल और अ न्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तुम्हें याद है कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स या मेडिसिन, ठीक है, जो कोई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, सो उस ड्रग का जो कॉम्पोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आप पेटेंट करवा सकते हो, ठीक है। हालांकि बच्चों इंडिया में ये एक एक्सेप्शनल रूल में आता है, आई टेल यू, क्योंकि इंडिया में दवाइयों को पेटेंट कराना अलाउड नहीं है। वो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि फिर ऐसे तो हम उसको कभी एट लार्ज मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 20 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक क्या लोग मरते रहेंगे, इस बीमारी से परेशान होते रहेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर वो दवाई बाहर की है, याद है उस दिन हम पढ़ रहे थे, वो जो एक ड्रग थी फॉर हार्ट एलिमेंट, है ना, वो बाहर का ड्रग है, उस पर हमारा राइट नहीं चलेगा भाई। वहां अगर वो पेटेंट एंजॉय करता तो इंडिया में भी एंजॉय करेगा, क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में आया है, तो इंडिया भी उसको एज अ फार्मेसी उसको डेवलप कर सकती है, बट पहले नहीं कर सकती थी। बट अगर वो इंडियन ड्रग होता तब कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे तुम लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं ना करने के लिए, मेरी टीम के जो मेंबर्स इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके हैं? वो व्हीलर लीगल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वी आर पेइंग टू देम फॉर मेकिंग दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब वो बाहर जाके किसी और इंस्टीट्यूशन को अगर ज्वाइन करते हैं और यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको भी देते हैं, सो भाई दिस इज आवर प्रॉपर्टी, वी गॉट देम मेड बाय यू एंड वी पेड यू फॉर दैट, even though you used your intellectual property to make them, but you chose to sell your intellectual property for some amount of money. Getting the idea? ठीक है।
चलो, द पेटेंट इज ग्रांटेड इन एक्सचेंज फॉर फुल डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन टू द पब्लिक, कि भाई आपको पेटेंट इसीलिए दिया जाता है कि कुछ समय बाद, उसका पूरा इस्तेमाल करने के बाद आप इसको तो पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर देंगे पब्लिक यूज के लिए, जैसे जो टाइम जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क इसका बेसिकली क्या है, द प्राइमरी लॉ गवर्निंग ये है बच्चों, द पेटेंट्स एक्ट 1970, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा लॉ है जो इंडिया में पेटेंट्स को गवर्न करता है। नाउ इट हैज सीन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट स्पेशली 1999, 2003, 2005 टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स, ठीक है। ये पता है बच्चों, ट्रिप्स और वीपो मतलब WIPO, ये कुछ कुछ इंटरनेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंटरनेशनल सेटअप्स हैं जिसमें इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ अलाइन करने के लिए अभी हम पढ़ेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास, इसमें कुछ 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 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। नाउ क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। पहला, नोवेल्टी, कुछ भी नया इनोवेशन होना चाहिए, मस्ट बी न्यू एंड नॉट ऑलरेडी नोन टू द पब्लिक। जैसे ये एग्जांपल ऑफ टम्बलर, भाई पब्लिक ने टम्बलर बहुत बार देख लिया है, इसमें अगर आप कलर चेंज कर दोगे और कांच की जगह प्लास्टिक लगा दोगे, कोई इनोवेशन नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर दिया आपने, कोई भी कर सकता है ये, ठीक है। देन इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस। देखो नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे हो जो बहुत इजीली सोचने का नहीं था। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक स्ट्रॉ है जो अलग से यूज होता है, एक ग्लास है जो अलग से यूज होता है, आपने स्ट्रॉ को ग्लास में डाल दिया और आप कह रहे हो हमने इन्वेंशन कर दिया, ये कोई इन्वेंशन है? ये इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि भाई स्ट्रॉ है तो वो किसी भी लिक्विड को अगर भगोने से आप पी सकते हो तो ग्लास से भी पी सकते हो ना, ये क्या बात होती है, ठीक है। सो दैट इज क्वाइट नॉन ऑब्वियस, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसी बॉटल बना दी जब बच्चों थर्मस बनी होंगी कि इट कैन कीप कूल थिंग्स कूल एंड हॉट थिंग्स हॉट, दैट इज एन इनोवेशन, है ना, क्योंकि अदरवाइज बॉटल्स ये काम नहीं कर पाती थी, ठीक है। सो इट मस्ट बी नॉट सो ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन दैट फील्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक खेती का इक्विपमेंट बना रहे हो जो ऑलरेडी वो कह रहा है जो खेती करता आ रहा है भाई इसमें क्या है, ये क्या हम तो कब से यूज करते आ रहे हैं, नया क्या है इसमें, ठीक है। सो इट शुड बी समथिंग दैट इज नॉट सो ऑब्वियस एंड इट शुड इन्वॉल्व अ टेक्निकल एडवांसमेंट, मतलब कुछ भी ऐसा स्टेप होना चाहिए जिसमें टाइम घटे और आपका एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए उस चीज के हिसाब से, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मैं तुम्हें बता चुकी, अल्लू बल्लू लल्लू झल्लू चीज आपने बना दी, ठीक है, जिसका कोई पब्लिक को इस्तेमाल ही नहीं है, क्या इनोवेशन है? हम क्या करें आपकी इनोवेशन को, पेटेंट काय के लिए मांग रहे हैं, इस्तेमाल कर लो, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी चीज को यूज करने के लिए। सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट और यूजेबल फॉर पब्लिक एट लार्ज, ये पॉइंट सबके समझ में आया, जो सबके ओवरऑल बेनिफिट के लिए अच्छा होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, व्हाट इज नॉन पेटेंटेबल इन इंडिया, समथिंग जिसका आप पेटेंट नहीं करवा सकते हो, याद रखना इन इंडिया, हम इंटरनेशनल लॉज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 3 जो है ना पेटेंट्स एक्ट का, वो मेंशन करता है, एक लंबी सी लिस्ट है बच्चों, काफी चीजें हैं, वो इन्वेंशंस जिनको हम इन्वेंशंस तो मान रहे हैं, हमें पता है आपने बहुत अच्छा कुछ इन्वेंट किया है, पर आप उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। जैसे कि कोई डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या होती है बच्चों, कोई मुझे इन्वेंशन और डिस्कवरी का डिफरेंस बता सकता है? सो डिस्कवरी इज ऑफ समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यू ओनली टेंड टू फाइंड इट, ठीक है, दिस इज डिस्कवरी। गोल्ड जब किसी ने पहली बार डिस्कवर किया होगा, डायमंड, तो वो भैया आपने नहीं बनाया है, वो तो पूरी नेचर ने बनाया, आपको बस वो मिल गया है, तो आप उसे पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि पहली बात तो टू बी ऑनेस्ट इन्वेंशन ही नहीं है, ठीक है। देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, न्यूटन का थर्ड लॉ आप पेटेंट करा सकते हो अपने नाम पे, यार बहुत साल हो गया यार, न्यूटन तो मर भी गया, उसको क्या दिक्कत है, मैं पेटेंट करा लेता हूँ करके, ठीक है। तो कोई ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो बहुत ही ऑब्वियस है, देखो बेटा, जो ग्रेविटी है या थर्ड लॉ या लॉज ऑफ मोशन है, वो इसीलिए उस टाइम पे इतने वो थे क्योंकि नो बडी एवर न्यू अबाउट देम, you see, and to be honest they are also discoveries, they are not inventions। उनके बेसिस पे अगर आप कुछ इन्वेंट करते हो, they are inventions। बल्ब बाय थॉमस अल्वा एडिसन इज एन इन्वेंशन, you see, लेकिन फाइंडिंग ग्रेविटी वाज डिस्कवरिंग ग्रेविटी, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। सो ऐसा कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो साइंस के ही बेसिस पे है, यू कैन ओनली डिस्कवर दोज, आप उन्हें इन्वेंट नहीं कर सकते हो। अगर मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है, या लोहे को पुल करता है अपनी तरफ, तो दैट इज अ डिस्कवरी, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करी और वो हो गया। मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, देखो बच्चों इसका रीजन ये है मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स, 18% हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। अगर कोई एग्रीकल्चर के केस में कोई इनोवेशन करता है और हम उसे पेटेंट भी देते हैं, तो 20 साल तक उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता, इमेजिन दैट। मतलब हम एक इनोवेशन होने के बावजूद भी 20 साल तक वेट करेंगे उसको अपने एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक ये इसका काफी बेसिक रीजन रहा होगा कि भाई एग्रीकल्चर के केस में अगर कुछ भी है उसको मैं तुरंत यूज पे लेके आना चाहिए, और अगर पेटेंट ग्रांट करेंगे तो वो तो देगा ही नहीं अपना राइट्स किसी को भी, ठीक है। एंड देन प्रोसीजर्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मैंने बता दी, ऑब्वियस रीजन है बच्चों की, बट जस्ट बिकॉज आपने उसको इन्वेंट कर दिया या ढूंढ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोग उसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
Section 4 explicitly states that inventions related to atomic energy are also not patentable. ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्शन से दे सकता है. कोई मुझे रीजन समझा सकता है कि एटॉमिक एनर्जी के अराउंड कोई इन्वेंशन है तो उसको पेटेंट क्यों नहीं करा सकते? वेरी गुड. ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, एटॉमिक एनर्जी कोई हवा में नहीं है एनर्जी. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब पेटेंट करा के बैठ गए 20 साल तक. एक्सक्लूसिव राइट का मतलब तुम समझते हो कि तुम उस चीज को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो 20 साल तक, किसी को भी बेच सकते हो, खुद यूज कर सकते हो, कुछ भी. एटॉमिक एनर्जी में तुम क्या से क्या बना दोगे, बॉम्ब बना दोगे क्या पता बैठे बैठे, तो तुम्हें हम वो अलाउ करेंगे 20 साल तक बनाने के लिए. सो एटॉमिक एनर्जी के केस में भी यू विल नॉट अलाउड टू हैव एनी पेटेंट ऑन योर इन्वेंशंस. ठीक है. देन बच्चों, जो पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 का, दिस इज अ लैंडमार्क अमेंडमेंट. बिफोर 2005 इंडिया ओनली ग्रांटेड प्रोसेस पेटेंट्स फॉर मेडिसिन, फूड्स एंड केमिकल्स. ठीक है. इससे पहले तक अगर आप मेडिसिन कोई बनाते हो, फूड है या फिर कोई केमिकल अगर आप बनाते हो, तो उसके प्रोसेस को ही आप पेटेंट करवा सकते हैं कि आपने वो कैसे बनाया. लेकिन अब आप उसके प्रोडक्ट को भी पेटेंट करवा सकते हो. ठीक है. अगेन बच्चों, हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक मेडिकल ड्रग या फिर एक मेडिसिन बेसिकली है. लेकिन याद रखना बच्चों, इंडिया में अभी भी कंपलसरी लाइसेंस चलता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर पेटेंट ग्रांट कर दिया है तो आप उसमें दुनिया जहान का कुछ भी करते रहोगे. ठीक है. अगर आप कोई गड़बड़ करते हुए पकड़े गए ना, सरकार आपसे वो पेटेंट वापस भी ले सकती है और किसी ढंग के इंसान को ग्रांट भी कर सकती है ताकि वो उस चीज को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सके. ठीक है. सो इसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट पेटेंट बनाना भी शुरू किया. ठीक है. हाँ मिरुल, हाँ मैं यही बता रही थी तुम्हें. ठीक है. देखो यहाँ पे व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल: डिस्कवरी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोसेसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. प्रोसेसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ट की कोई बाईपास सर्जरी होती है, किसी डॉक्टर ने पता किया कि भाई यहाँ से अगर हम जाने की बजाय अगर हम यहाँ से सर्जरी करेंगे तो इट इज ईजियर. ठीक है. दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. यू सी द डिफरेंस. ठीक है. इस प्रोसीजर को आप पेटेंट नहीं करा सकते, वरना आपके अलावा दुनिया का कोई और डॉक्टर उसको यूज नहीं कर सकता 20 साल तक. इट्स वेरी डेंजरस. ठीक है. कि मतलब आपके पास एक अच्छा फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कैंसर की 4th स्टेज को भी फाइट करने का प्रोसेस डेवलप कर लिया है और उसने उसे पेटेंट बना लिया कि मेरे अलावा अगर किसी ने इसको यूज किया तो भाई मैं उसके ऊपर केस करूंगा. सो पब्लिक एट लार्ज का क्या फायदा है देन? पेटेंट का इंपॉर्टेंस क्या था मेरे कि भाई पब्लिक एट लार्ज के लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए. ठीक है. और अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आप पब्लिक एट लार्ज के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हो तो काहे का इनोवेशन आपने करा है भाई, क्या करें? तो मेडिकल प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एम क्योर ने कोई मेडिसिन बनाई है या फिर मैनकाइंड ने कोई मेडिसिन बनाई है, ठीक है, वो मेडिसिन बनाने से थोड़ी मना कर रहा है, बट भाई जब तक उस चीज का वो देखो मेरे सिंपल सी थ्योरी होती है, कोई मेडिसिन बनाने का कईयों लाखों का खर्चा आता है. ठीक है. तब जाके कहीं एक ऐसी मेडिसिन बनती है जो बेनिफिशियल होती है. ठीक है. तो 20 साल तक हम सिर्फ उनको ये एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, तो मैन्युफैक्चर तो वो करेगा लेकिन वो सिर्फ उसके नाम पे मैन्युफैक्चर होगी. ठीक है. लेकिन पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल होगी. तो आई होप ये डिफरेंस सबके समझ में आ गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट या प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन. ओके. नाउ अब वही कि आप इनके प्रोडक्ट को भी पेटेंट करवा सकते हो कि भाई ये है, मतलब समझ गए आप है ना कि भाई ये मेडिसिन जो है 20 साल तक मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा, लेकिन उसके बाद कोई भी और कर सकता है. बट अगेन बच्चों याद रखना, अगर कोई एक ऐसी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग बनाती है और उसने उस पर पेटेंट करवा रखा है, अब वो क्या कर रही है, वो ड्रग जो है इंडिया में तो बेच नहीं रही है, बाहर ही बेच रही है, और सेम बीमारी की वजह से इंडिया में लोग मर रहे हैं लेकिन बाहर वो महंगे में उस ड्रग को बेच रहा है. तो इंडिया में जब तुम रह रहे हो, इंडिया की रिसोर्सेज को यूज करके तुमने पेटेंट लिया, ठीक है, और इंडिया की ही जनता को बेनिफिट नहीं हो रहा, ऐसे केस में सरकार आपसे पेटेंट वापस भी खींच सकती है. सरकार इतनी पावरफुल होती है बच्चों. ठीक है. और इसी को हम कहते हैं कंपलसरी लाइसेंस, कि वो आपसे पेटेंट खींच के किसी भी और को, कंपनी को, सरकारी कंपनी को वो ठेका दे सकती है कि भाई आप ये मेडिसिन दीजिए, आप ये मेडिसिन बनाइए. ठीक है. तो हमेशा पब्लिक एट लार्ज का जो बेनिफिट है वो हमेशा ऊपर रहेगा. ठीक है. चलो, ड्यूरेशन आई होप तुम सबको पता ही है, मैंने तुम्हें बताया है, इज फॉर 20 years. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट. देखो फाइलिंग प्रोसेस के भी बाद बच्चों कुछ महीने साल लग जाते हैं कभी कभी टू कि सरकार आपके प्रॉपर पेटेंट को ग्रांट करे. ठीक है. सो दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 जनवरी को फाइल किया था और आपको 25 मार्च को पेटेंट ग्रांट हुआ, तो 20 years फ्रॉम 1 जनवरी, नॉट 25 मार्च. ठीक है. तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग आप 20 years तक उसका एक्सक्लूसिव राइट एंजॉय करते हो. नाउ आफ्टर 20 years द टर्म एक्सपायर्स एंड द इन्वेंशन एंटर्स पब्लिक डोमेन एंड एनीवन कैन यूज इट फ्रीली. मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, फिर कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है. ठीक है. नाउ प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ द पेटेंट होल्डर. नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी किसी चीज पे पेटेंट कराया तो मुझे क्या क्या राइट्स मिलेंगे, और अगर कोई मेरे पेटेंट को इन्फ्रिंज करता है तो मुझे क्या क्या वो मिलेंगे, मतलब मैं क्या क्या कर सकती हूँ. ठीक है. द पेटेंट ओनर गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंपोर्टिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट देयर परमिशन.
ठीक है। तो जो भी मैंने किया है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ, कोई और उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, लेकिन मेरी कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, ठीक है। एंड द ओनर हैज द राइट टू सेल, असाइन द पेटेंट और लाइसेंस टू अनदर फॉर रॉयल्टीज ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कोई एक मेडिसिन बनाई, ठीक है, पर अब मैं चाहती हूँ कि यार मेरे पास तो इतना वो है नहीं, मतलब जैसे मेरी मेरी फैक्ट्री में इतना पैसा नहीं है या फिर इतना ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उस मेडिसिन को एट लार्ज मैन्युफैक्चर भी कर पाऊँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस चीज के पेटेंट को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, असाइन कर सकती हूँ एक बड़ी कंपनी को। नाम लोग मेरा जानेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स दे विल हैव द राइट्स टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, इवन दो पेटेंट मेरे नाम पे है और इवन दो मैं उस 20 साल के पीरियड में हूँ, ठीक है। तो मैं किसी और को लाइसेंस भी दे सकती हूँ या मैं अपना पेटेंट बेच भी सकती हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये मुफ्त में नहीं होता, उसके बदले मुझे रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। जैसे बच्चों, जब कोई इंसान अपनी बुक को किसी पब्लिशिंग हाउस को देता है, तो वो तो चाहे लाख बुक्स पब्लिश करे, तो उसको क्या, उसने तो एक ही बार किताब लिखी है, तो जितनी बार वो पब्लिश बुक बिकेगी उसके हर बिकने पे, हर सेल पे उसको थोड़ी सी रॉयल्टी मिलती है, वो होती है रॉयल्टी, ठीक है। सो इसमें ये होता है, क्योंकि अब देखो जो ऑथर है वो जरूरी नहीं थोड़ा खुद से छाप के बुक्स को बेच भी पाएगा, वो पब्लिशिंग हाउस का काम होता है, ठीक है। अब पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर कोई आपके पेटेंट को वायलेट करता है और उसकी रेमेडीज क्या होती हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट तो तुम समझ गए हो कि कोई भी वायलेशन अगर पेटेंट की आप एक्सक्लूसिव राइट पे करते हो, आप उसकी यूज चीज को मिसयूज करने की कोशिश करते हो या अनऑथराइज यूज करते हो, तो आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हो। एक्सेप्शंस, कब आप इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानोगे, सरकार अगर उसको इस्तेमाल कर रही है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तुमने कोई ऐसी एक मशीन बनाई है जो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप सरकार के आगे लड़ सकते हो कि नहीं हम तो नहीं देंगे डिफेंस में मशीन, भैया हमने तो खुद बनाई है, इतनी मारेगी ना सरकार पकड़ पकड़ के, चल बाहर निकल, ठीक है, ये हमें पसंद आया है, सरकारी यूज का है, हमें ये लेना पड़ेगा, लेना है, ठीक है। यूज और इम्पोर्ट ऑफ द इन्वेंशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट। तो सरकार अगर उसका इस्तेमाल कर रही है तो आप रोते रहो, ठीक है, लेकिन सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। एंड देन रिसर्च या फिर बोलर एक्सेप्शन, मैं बताती हूँ क्या होता है। यूज ऑफ द इन्वेंशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू सबमिट इंफॉर्मेशन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। बेसिकली अगर आपकी एक इन्वेंशन कुछ ऐसी है जिससे और बड़े इन्वेंशन हो सकते हैं, वो आपने एक छोटा सा स्टेप उसका इन्वेंट किया है और बड़ी चीजें इन्वेंट हो सकती है उसको यूज करके, रिसर्च हो सकती है, तब भी आप उसे मना नहीं कर पाओगे, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा अगर आपकी रिसर्च को कोई यूज कर रहा है तो। गॉट इट। ये एक्सेप्शंस हैं आपके इन्फ्रिंजमेंट के, ठीक है। रेमेडीज क्या क्या है, पहला इंजंक्शन, भाई जो भी आपके पेटेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कोर्ट ऑर्डर देगा कि भैया मत करो, ठीक है, रोको, अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना चाहिए। डैमेजेस, जो भी उसने कमाया है आपके पेटेंट का गलत इस्तेमाल करके वो उसका कॉम्पनसेशन भरेगा। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, वही कि वो बताएगा भाई द इन्फ्रिंजर मस्ट सरेंडर एनी प्रॉफिट्स दैट ही हैज मेड फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। सो द पेटेंटी कैन चूज ईदर डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। देख लो बच्चों, मैं इसलिए बता रही थी कि इनमें से आप एक ही चीज क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या तो आप जितना भी आपने भुगता है उसकी वजह से जितने भी लॉसेस आपको हैं, या तो आप वो मांग लो, या जितना भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है आपके पेटेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, आप उससे वो मांग लो, ठीक है। डिलीवरी अप या डिस्ट्रक्शन, यानी कि द कोर्ट कैन ऑर्डर द इन्फ्रिंजिंग गुड्स टू बी हैंडेड ओवर और डिस्ट्रॉयड, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मेडिसिन थी, ठीक है, और उस मेडिसिन को पेटेंट को आपने इन्फ्रिंज करके 100 और मेडिसिन बना दी, मतलब 100 यूनिट और बना दी सेम मेडिसिन की, ठीक है। तो या तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है आपको कि इन सारी मेडिसिन को आग लगा के फेंक दो, जला दो, खत्म कर दो, या आप ये सारी ओरिजिनल पेटेंट होल्डर को डिलीवर कर दो, ठीक है, क्योंकि उसको बेचने का राइट उसी के पास है, ठीक है। सो आया पेटेंट, अब सबके समझ में आया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ दिमाग फालतू लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ट्रेडमार्क, मस्त मजेदार, सबसे मजेदार मुझे यही लगता है। कोई क्वेश्चन है? ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क से, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें तो मैं तो खुद ही नहीं पहचानती इसमें क्या है एक्चुअल में, अरे यार क्या चक्कर है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जरा कुछ कुछ बताओ, ये पहला वाला किसका है? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है। ये वाला? मैकडोनल्ड्स, ये क्या है? पता नहीं। मतलब मुझे भी नहीं पता क्या है भाई, ठीक है। ये क्या है? ये मुझे भी नहीं पता। चलो ये बता दो, जो कॉमन कॉमन है वो बताओ। स्टारबक्स, ठीक है। ये वाला? गूगल, ये BMW, ये एप्पल, ये नाइकी, ये पता है? चैंपियंस, चैंपियंस, शायद ये एक कपड़ों की ब्रांड है एक, तो शायद उसमें से वही है, वही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। ये पता नहीं। ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी, ठीक है। ये WWF, हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए होता है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। ये पेप्सी, ये अमीरों के लोग,
हाँ, अमीरों की लोग, ये बता दो गरीबों का भी अब तो हम भी खा लेते हैं। KFC बाकी तो पता नहीं मुझे क्या है, ठीक है। सो अब एक बात बताओ बच्चों, इनको देखते ही यू कुड रिकॉल द ब्रांड, इज इट और इज इट नॉट? दिस इज द ट्रेडमार्क, अ काइंड ऑफ अ मार्किंग, अ काइंड ऑफ अ नेम, anything which reminds a person of the exact brand which it belongs to, ठीक है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, बहुत ही इजी है। व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन used to identify and distinguish the goods or services of one person from those of another। सिंपल साफ बात है, ठीक है। तुमने वो बहुत केस सुना होगा जो स्टारबक्स कॉफी और सरदार बख्श कॉफी का जो कंफ्यूजन हुआ था, उसने बहुत मिलता जुलता ट्रेडमार्क ले लिया था, ठीक है। सो उसमें स्टारबक्स ने केस कर दिया था उनके ऊपर कि भाई लोगों को लगेगा कि वो स्टारबक्स आ रहे हैं और आ रहे हैं वो आपकी अलग जगह पे, तो आपका जो डिस्टिंक्टिव साइन है वो इतना किसी से ओवरलैप नहीं हो सकता कि लोग कंफ्यूज होके सोच कुछ और रहे हैं और फिर आप परचेज कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडमार्क एक ऐसा डिस्टिंक्टिव साइन है जो आपके बिजनेस को अलग से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ना। द की पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई उसका लेबल देख के ही आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट कहाँ का है, ठीक है। जब बच्चों आप कार्स को देखते हो तो कार का लोगो देखते ही आप समझ जाते हो ना भाई होंडा की है, हुंडई की है, टाटा की है, टोयोटा की है, ठीक है। तो आपको तुरंत ही देख के पता लग जाता है अच्छा भैया यहाँ की कार है, ठीक है। which represent the goodwill reputation of the brand and assure the consumers of consistent quality, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो नटराज की, ठीक है, और एक पेंसिल है डोम्स की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नटराज की पेंसिल पे ज्यादा ट्रस्ट है तो मैं तुरंत पहले नटराज की पेंसिल उठा लूंगी, ठीक है ना, ब्रांड देखते ही कि अरे यार नटराज की ठीक है, डोम्स की तो पता नहीं कैसी सी होगी, ठीक है। सो वो कंज्यूमर को एक कनेक्शन फील कराता है उस प्रोडक्ट के साथ और उस ट्रेडमार्क के साथ उसकी गुडविल भी चलती है, ठीक है। कई बार तुम देखना बच्चों, जैसे सुजुकी की कार्स हैं, ठीक है, सुजुकी का लोगो देख के लोगों के दिमाग में आता है कमजोर गाड़ियां होंगी यार, हालांकि रनिंग बढ़िया है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, लेकिन कोनी रखूंगा तो पिचक जाएगी, ये सब वो सब क्यों? वो लोगो देखते ही ऐसा हो जाता है। ये लोगो देखते ही क्या लगता है? अमीर है आदमी, हाँ या ना? ठीक Yes, है। ma'am. हाँ आपने पीछे BMW का लोगो देखा था, वो देखते ही लगता है कि अरे यार पैसे वाला होगा यार। आमतौर पर ऐसा होता जब कोई आईफोन यूज करता था, मेरे पास कॉलेज में जो आईफोन था तो लोगों को लगता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, कि अरे यार आईफोन ले लिया यार आईफोन, क्योंकि मेरे ख्याल मुझे मिला के कॉलेज में 3 लोगों के पास आईफोन था टोटल शायद और किसी में था भी नहीं, ठीक है। सो उस टाइम इट वॉज समथिंग विच कुड बी अ स्टेटस सिंबल, बट इट इज नॉट मी, इट इज दैट पर्टिकुलर लोगो जो उसकी गुडविल को कैरी करता है, जो लोगों को एक कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेक्शन 2ZB ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट, देखो इंडिया में ये चलता है बच्चों ट्रेडमार्क्स एक्ट, दिस डिफाइंस इट एज अ मार्क विच इज केपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको देख सकते हो, कोई कलर है, कोई टाइप है, कोई लोगो है, कोई फीचर है, कुछ भी उसमें एक ऐसा डिजाइन है जो आप देख के ही समझ सकते हो। द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडमार्क इज डिस्टिंक्टिवनेस, देखो यही है। कोई भी, अब फॉर एग्जाम्पल अब एक और आदमी है जो कार बना रहा है, जो ऐसे बना ले उसका सिंबल, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सेम ही हो गया, वो ऐसे बना ले सिंबल, तो क्या वो मिलता जुलता नहीं है मर्सिडीज से? ठीक है, तो क्या डिस्टिंक्टिव किया आपने? उसका एंगल घुमा दिया, ये कैसा डिस्टिंक्टिव आपने किया? तो ट्रेडमार्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट इज वेरी डिस्टिंक्टिव इन नेचर, देख के ही पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मिंत्रा भी एम से है और मैकडोनल्ड भी एम से है, लेकिन दोनों के लोगों का कलर कॉम्बिनेशन देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, मेरे इसमें शायद होगा, लिंक्डइन का लोगो देखा है बच्चों तुमने? यस मैम। Yes, इस ma'am. यस स्क्रीन पे मैम देखना, दिख रहा है? देखो इस पे लिंक्डइन का लोगो भी है, उस पे फेसबुक का लोगो भी है, इस पे जूम का लोगो भी है, तीनों यस ऑलमोस्ट सेम Yes, कलर के ma'am. हैं, ब्लू ब्लू। लेकिन देखते ही आप बता सकते हो कि अच्छा एफ फेसबुक का है, जूम है और IN लिंक्डइन का है ना। सो देखो, और यहाँ पे आप देखो जोमैटो और स्विगी, ऑरेंज रेड कलर का बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है किसमें होता था? ब्लिंकिट में और रैपिडो में। मेरे पास रैपिडो की है नहीं, रैपिडो भी ऐसा ही दिखता है, और मैं यस मैम कितनी बार ब्लिंकिट खोलने के चक्कर में रैपिडो खोल देती थी पहले, ठीक है। जब अगर कोई चीज ऐसा कंफ्यूजन कर पा रही है, मतलब उसका ट्रेडमार्क उतना डिस्टिंक्टिव नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ होता था ये चीज, क्योंकि वो आप सेम कलर कॉम्बो यूज कर रहे हो, सेम टाइप का फॉन्ट यूज कर रहे हो या कुछ भी है, तो दैट इज नॉट डिस्टिंक्टिव। तो आपका जो ट्रेडमार्क है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इतना डिस्टिंक्टिव होना चाहिए कि देख के ही पता लग जाना चाहिए कि वो किसका है, कि वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क देखो यहाँ पे बच्चों, द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 हम फॉलो करते हैं। दिस गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क्स फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जूम जो है वो कोई डब्बा कोई लाके थोड़ी आपके घर में देते हैं, सर्विस, ठीक है। ऊबर
क्या है? इट्स अ सर्विस, ठीक है। सो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, एंड एम्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स, ठीक है। कि कोई ऊबर की जगह ऊबर चला ले, क्यों भैया क्यों चला ले जब ऊबर ऑलरेडी चल रहा है तो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मार्क्स देखो बच्चों, वर्ड मार्क्स, वर्ड मार्क्स सिंपली होता है कोका कोला, KFC, BMW, जो तुमने देखा एक तो था उसमें, उसका एक तो ये चीज थी, कैसा लोगो होता है BMW का, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा था, ब्लू व्हाइट सा तो होता है कुछ, ये रहा, हाँ सही बना रही थी मैं, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। तो कुछ होते हैं बच्चों जो वर्ड से अलग करते हैं, ब्रांड नेम एंड स्लोगन्स, जैसे कि वी लर्न लीगल, ठीक है। वो वी लर्न लीगल भी हमारा ट्रेडमार्क है, और लोगो मार्क जो इस डब्बे में हमने डाला हुआ है, ये हमारा ट्रेडमार्क डिजाइन का है, ग्राफिकल सिंबल है, ठीक है। जैसे नाइकी, ठीक है। अब जैसे ये है नाइकी जस्ट डू इट, इसी का है, जॉकी का है, किसका है? नाइकी का ही तो है जस्ट डू इट, ठीक है। तो जो जस्ट डू इट है वो उसका ब्रांड नेम या स्लोगन है, जो वर्ड मार्क है ट्रेडमार्क में, ठीक है। और ये जो इसका ये टिक मार्क है, ये इसका एक लोगो है। गॉट इट? दिस इज द डिफरेंस। नाउ कॉम्बिनेशन मार्क्स भी होते हैं, जैसे बच्चों व्हीलन लीगल खुद भी एक कॉम्बिनेशन मार्क है, BMW भी एक कॉम्बिनेशन मार्क है, कि व्हीलन लीगल में जो हमारा डिजाइन है और हमारा जो ये है टेक्स्ट है वो एक ही साथ आ जाता है, ठीक है। So a mix of both words and logo elements. Service marks used to identify services. Example banking, tourism rather than physical products. For example बच्चों, तुमने मेडिकल में ऐसे एक सांप सा बना हुआ देखा है, कई गाड़ियों के ऊपर ऐसा रहता है, ठीक है। ये क्या Yes, है? ma'am. देख के पता लग जाता है कि ये वैसा कुछ है। प्लस का साइन जो होता है वो भी मेडिकल को डिनोट करता है कि नहीं करता है? तो कोई भी एक ऐसी चीज जो उसको देखते पता लग जाता है कि अच्छा ये एम्बुलेंस हो सकती है, क्योंकि इसमें मेडिकल का ही साइन बना हुआ है, ठीक है। ये चीज है। एडवोकेट, ये देखा किसी ने ऐसा? ठीक है, वही चिपकी Yes, ma'am. सफेद काली चिपकी हो तो देख के पता लग जाता है यस एडवोकेट की मैम। गाड़ी है, ठीक है। सो अदर फॉर्म्स कैन ऑल्सो इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कुछ भी मतलब इस तरह का हो सकता है। ड्यूरेशन बच्चों क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो पेटेंट का क्या टाइम था? 20 ईयर्स, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। और पेटेंट ट्रेडमार्क का क्या है? 10 ईयर्स, उसके बाद आपको उसको रिव्यू कराना पड़ेगा। एंड इट कैन बी रिन्यूड indefinitely for subsequent 10 year period allowing for perpetual protection, मतलब 10 साल के बाद आप कितनी भी बार 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल करते हो, कितनी भी बार उसको आप रिन्यू करा सकते हो, लेकिन आपको 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये देखो, ये मुझे कौन समझाएगा भाई? इसका डिफरेंस क्या होता है? मैम क्या है? कई बार ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड। हाँ, क्या मतलब डिफरेंस क्या है इसमें? कई चीजों पे लिखा हुआ देखा होगा ना, कहीं R लिखा होता है, कहीं TM लिखा होता है। मैम ट्रेडमार्क मतलब वो उनका जो भी बिजनेस है उसका एक सिंबल है वो ट्रेडमार्क। और रजिस्टर मतलब उन्होंने रजिस्टर करवा लिया है एज अ मतलब बिजनेस किसको और रजिस्टर करा दिया है? ट्रेडमार्क को या अपनी कंपनी ट्रेडमार्क को? को। देखो, जब खाली किसी चीज पे TM लिखा होता है ना, इसका मतलब वो ट्रेडमार्क है, बट इट इज अंडर गोइंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, अभी फाइनल हुआ नहीं है, पता है। और जहां R लिखा होता है वो उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कि उनको रजिस्ट्रेशन भी मिल चुकी है, बस ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। चलो, यहां बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ, दो चीजें होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपके ट्रेडमार्क को छेड़म छाड़ी कर रहा है, ठीक है, तो इन्फ्रिंजमेंट होता है, और एक केस होता है पासिंग ऑफ का। अगर कोई आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ गड़बड़ कर रहा है तो वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और कोई और उसको यूज कर रहा है तो वो इन्फ्रिंज कर रहा है। लेकिन अगर अभी आपका अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, वो अंडरगोइंग प्रोसेस था, तो उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, लेकिन पास ऑफ कर रहा है, मतलब आपके नाम से कोई और बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो पासिंग ऑफ, आपके बेनिफिट्स उसको पास ऑफ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ जो इन्फ्रिंजमेंट है, दिस अकर्स व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन यूजेस अ मार्क दैट इज आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द रजिस्टर्ड मार्क फॉर सिमिलर गुड्स और सर्विसेज। ये हो गया इन्फ्रिंजमेंट, कि भाई मैंने रजिस्टर करवा रखा था। अब फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड की जगह कोई बस इसके M का जो नीचे का ये हिस्सा है इसको थोड़ा और चौड़ा कर दे बस, ठीक है। सो ये कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट है, कि भाई समथिंग मैंने रजिस्टर करवा रखा था ट्रेडमार्क को, और आप उसी को ही थोड़ा आड़ा मोड़ा टेढ़ा मोड़ा करके, लेकिन लोगों को तो लगेगा मैकडोनल्ड ही है, हर कोई थोड़ी इतना पहचान पाता है। देखो हर कोई जो होता है ना, वो इतना ब्रांड का पगलू नहीं होता कि तुरंत ही अरे नहीं यार यहाँ पे ये ठीक नहीं है, जैगुआर की पूंछ ऊपर है पूंछ नीचे, प्यूमा सही नहीं है। हर कोई नहीं पहचान पाता, हर कोई को तो लगता है कि अरे हाँ यार सही है, एडिबास और एडिडास दोनों सेम ही है सबके लिए, ठीक है। सो this is infringement, and this infringing mark must be printed or visually represented. Mere oral use is not infringement. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास एडिबास के जूते हैं, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके जूते पे एडिबास प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है।
So section 29 of Act provides the details on which it constitutes infringement. तो I hope infringement सबके समझ में आया होगा. Basically प्यूमा का पुम्बा मैंने देखा है बहुत जगह, नाइकी का निक्की, ठीक है बहुत होता है इस तरीके से. बिस्लरी है, बिल्सरी है। अरे एक बार तो पता नहीं अब है नहीं. अरे आई विल शो यू समथिंग बच्चों. व्हाट एन एग्जांपल. अगर ये बॉटल दूर रखी होती तुम इस बॉटल को क्या समझ के उठाओगे, बताना मुझे. बिस्लरी। 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 बिस्लेरी, हाँ? क्या है ये? सिग्नेचर। सिग्नेचर। ठीक है. Sharp तो pen. दिस इज व्हाट, दिस इज, आपने एक डिजाइन, आपने एक ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क तो क्या ही है उसमें, खैर सिग्नेचर तो, जबकि खुद खुद ट्रेडमार्क करा रखा है भाई, नहीं है पता है तुम्हें, देखो तो. लेकिन जो इसने कलर थीम चूज करी है वो इतनी स्मार्टली चूज करी है कि जल्दीबाजी में अगर आपकी बस छूट रही होगी आप इसे बिस्लेरी समझ के ही उठाओगे. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे मैं सच बताऊं, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, ये डिजाइन का इन्फ्रिंजमेंट है. मैं भी तुम्हें, अभी हम आगे इंडस्ट्रियल डिजाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क में उसने बिस्लेरी का बिल्सेरी नहीं किया है, उसने नाम पूरा सिग्नेचर लिया, उसको भी ट्रेडमार्क करा रखा है, पर बॉटल जिस तरीके की दिखती है वो बिल्कुल बिस्लेरी की बॉटल दिखती है. सो दिस बच्चों इज वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इसको. ठीक है. ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना, ये मजेदार है टॉपिक वैसे काफी. ठीक है, क्योंकि इसकी ना रिलेटेबल चीजें बहुत सारी होती हैं. ठीक है. सिग्नेचर इज अल्कोहलिक ड्रिंक. अच्छा, इसमें तो नहीं था यार, ये तो तुलसी फ्लेवर्ड वाटर है, तुलसी फ्लेवर्ड. देखो पवित्रता देख रहे हो मैडम की अपनी, समझ रहे हो, अल्कोहल को तवा तवा ऐसे ऐसे काम नहीं करते हम. ठीक है. चलो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों. जो पासिंग ऑफ है ना, पासिंग ऑफ उन केसेस में होता है जहां पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था. ठीक है. सो दिस इज एन एक्शन यूज टू प्रोटेक्ट अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. इसका मतलब दिस प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम मिसलीडिंग कंज्यूमर्स बाय पासिंग ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज एज दैट ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड. ठीक है. कि पासिंग ऑफ में जहां पे आप दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई ये यही सेम ब्रांड है कुछ भी, पर आप बेच कुछ और ही रहे होते हो सेम ब्रांड के नाम के अंदर घुस के. ठीक है. नाउ दिस एक्शन प्रोटेक्ट्स गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द ओरिजिनल ब्रांड. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बिस्लेरी की बोतल की जगह पे बिलसेरी की बोतल खरीद ली और उसको पीने के बाद मेरा पेट खराब हो गया और मैंने केस कर दिया बिस्लेरी के ऊपर कि आपकी बोतल मैंने पी थी, ठीक है, और देखो क्या हुआ है मेरे साथ, तो वो ये कह सकते हैं कि भैया ये हमारी बोतल नहीं है, हमारे ट्रेडमार्क का खुद इन्फ्रिंजमेंट किया है किसी ने. ठीक है. सो दिस इज इन अ वे वो ओरिजिनल ब्रांड की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सो आई होप ये तुम सबके समझ में आया होगा ना. आगे बच्चों, अब अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, कोई बिस्लेरी की जगह बिलसेरी लिख के बेच रहा है उसको, तो उसमें रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है. ठीक है. पहले दो मेन रेमेडीज है. पहली सिविल रेमेडी, दूसरी है क्रिमिनल रेमेडी. सिविल में फाइलिंग अ सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट टू ऑब्टेन इंजंक्शन, कि भाई पहले तो ये जो तो इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को गलत नाम से, इसको रोक. ठीक है. दूसरा डैमेजेस, जो भी मेरा नुकसान हुआ है तुम्हारी इस काम की वजह से मुझे उसके कॉम्पनसेशन भरो. और तीसरा अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, कि भाई जो भी आपने प्रॉफिट कमाए हैं इस सबको ऐसे बेच के वो मेरे को भरो. ठीक है. देन दूसरा क्रिमिनल में, द एक्ट ऑल्सो अलाउस फॉर फाइलिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट इन्फ्रिंजर, जहाँ पे जेल वेल फाइन वाइन भी लग जाता है लोगों के ऊपर. ठीक है. नाउ अब आप देखो बच्चों, इसमें तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि भाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या होते होंगे, ताकि देख के ही पब्लिक आपके गुडविल को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को पहचान सके. ठीक है. एक्सक्लूसिव राइट. ठीक है. दिस ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द मार्क नेशन वाइड, कि भाई अगर मैं ये मार्क में यूज कर रही हूँ तो वो व्हील एंड लीगल का मार्क ही है. तो एक्सक्लूसिव राइट मिलता है. इनटैंजिबल एसेट आपका क्रिएट होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई जब आपको ये एक ऐसा ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो बनाते हो तो वो आपका एक एसेट है जिसको आप यूज करते हो फॉर पब्लिक एट लार्ज. ठीक है. लीगल प्रूफ, भाई ऑफ कोर्स अगर आपके पास ट्रेडमार्क आपके नाम पे रजिस्टर्ड है. बच्चों तुम्हें पता है हॉटस्टार का क्या केस हुआ था, जियो हॉटस्टार का, तुम्हें किसी को पता है ये मैटर? हाँ मैम, किसी एक छोटे बच्चे ने जियो हॉटस्टार का ट्रेडमार्क ले लिया था और हाँ बोल रहा था कि मेरी स्कूल की फंडिंग दे दो तो मैं तुम्हें दूंगा. हाँ. तो ट्रेडमार्क नहीं, उसने इसकी वेबसाइट ले रखी थी और हाँ. ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था इन लोग के पास. ठीक है. मैम डोमेन ले रखा था उसने पहले से, डोमेन ले रखा था ही उसने. प्रेडिक्टेड कि उनका हाँ कोलैब होगा. हाँ. ठीक है. तो उसने डोमेन ले रखा था, वही मतलब .com जो रहेगा वेबसाइट, डोमेन उसने ले रखा था. डोमेन मतलब समझते हो जैसे WeLearnLegal.com, www.WeLearnLegal.com, ये मेरा डोमेन नेम है. ठीक है. तो उसके पास डोमेन नेम था और ट्रेडमार्क रजिस्टर जो था वो इन लोग के पास था, तो उसको वो देना पड़ा. ठीक है. क्योंकि भाई इतना पावरफुल होता है बच्चों ट्रेडमार्क. ठीक है. कि भैया हम कब से ट्रेडमार्क पे चला रहे हैं, अपना बिजनेस सब चला रहे हैं. ठीक है. तू डोमेन लेके बैठ जा और तुझे हम अपना वो दे दें, हिस्सा दे दें या कुछ भी, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो दिस इज अ लीगल प्रूफ ऑफ यू ओनिंग द कंपनी. ठीक है. देन राइट टू ट्रांसफर अलाउज द ओनर टू सेल, लाइसेंस और असाइन द ट्रेडमार्क टू अदर्स. ये तो होता ही है देखो. ठीक है. अगर आपको वो कंपनी या वो ट्रेडमार्क के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, आप उसको किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो. ठीक है. देखो ट्रेडमार्क सबके समझ में आया ना? ठीक है.
नेक्स्ट Yes, मूव ma'am. करते हैं Yes, ma'am. कॉपीराइट पे, जो आजकल हो रहा है वीरन लीगल के कंटेंट का टेलीग्राम पे एलिजिडली, जैसा हमें पता चला है, ठीक है। तो कॉपीराइट सिंपली कोई भी आपकी ऐसी बुक्स, कोई भी ऐसे नोट्स, कोई भी ऐसी कोई आर्टिकल आपने लिखा है, कोई भी ऐसी वीडियो अगर आपने बनाई है, कोई भी ऐसा कंटेंट अगर आपने बनाया है जो एक्सक्लूसिवली आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया है, और कोई अनऑथराइज तरीके से उसको अगर इधर उधर बांट रहा है या फिर अपने नाम से उसको बेच रहा है, आई विल अज्यूम आई हैव नॉट रेड एनी चैट रिसेंटली, ठीक है। सो वो होता है कॉपीराइट, ठीक है। बेसिकली बच्चों, कॉपीराइट इज अ लीगल राइट ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथर्स राइट, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑथर्स राइट ग्रांटेड टू क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है। तो जिसने उसको एक्चुअल में लिखा है या बनाया है, तो तुम लोगों ने ज्यादा किया ना, मैं उसको क्लास का लिंक भेज दूंगी, मैं तुरंत की ज्वाइन कर जाओ फटाफट, ठीक है। ये बच्चे बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है। सो कॉपीराइट यही होता है बच्चों कि मैंने अगर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कोई कंटेंट बनाया है, निहारिका के समझ में नहीं आ रहा ना, निहारिका चैट में क्या चल रहा है, तो मैं अलग से बताऊंगी क्लास के बाद, ठीक है, कि ये चल क्या रहा है, यू विल एंजॉय। सो गॉड, क्या यार तुम लोग मेरे को भटका देते हो, मेरे पास एक इतनी अच्छी बात थी ना, मैं तुम्हें बताने वाली थी, बड़ा मैं नहीं बता रही तुम्हें, मतलब वो नहीं बतानी चाहिए मुझे तुम्हें, ठीक है। चलो, तो कॉपीराइट सबके समझ में आया कि भाई ओरिजिनली अगर कोई कंटेंट, कोई लिटरेरी चीज, कोई स्क्रिप्ट, कोई भी चीज किसी ने लिखी है, ठीक है, वो, अब बच्चों देखो, नाउ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, प्लीज नाउ थोड़ा सुन लो ये, वरना बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो वो होता है अगर उसको कोई और अनऑथराइज्ड तरीके से उसको पब्लिक कर रहा है, या फिर उसको अपने अपने नाम के अंडर अगर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो कॉपीराइट में आती है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन बिगिंस ऑटोमेटिकली एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन when the work is put into a tangible form, example written down or recorded। देखो बच्चों, इसका मतलब कॉपीराइट के लिए मेनी अ टाइम्स आपको कहीं से भी कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे पेटेंट में, ट्रेडमार्क में आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब जाके आप उसके ऑथराइज्ड यूजर या ऑथराइज्ड ओनर बनते हो। लेकिन कॉपीराइट में द मोमेंट आपने उसको एक फिजिकल फॉर्म में लगाया, जैसे कि ये क्लास फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बुक लिखी और मैंने उसको बुक को लिख के छाप दिया है, दैट वेरी मोमेंट इट बिकम्स माई राइट ऑफ कॉपी अगेंस्ट कॉपीराइट स्टार्ट्स, कि आप अब उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्रूशियल डिस्टिंक्शन देखो क्या है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, एग्जाम्पल द स्पेसिफिक वर्ड्स इन अ बुक, नॉट द आइडिया और कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, वी लर्न लीगल जो है उस पे कोई कॉपीराइट नहीं है, हम किसी का कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर रहे हैं भाई। ये जो आइडिया है ना ऑफ हैविंग अ क्लैट कोचिंग, ये तो 100 लोग कर रहे हैं, उस पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। उस पे अगर मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट दे रही हूँ, तो मैं कोई स्पेसिफिक क्लासेस करवा रही हूँ या कोई मैगजीन दे रही हूँ, वो मेरा कॉपीराइट है। यू सी द डिफरेंस नाउ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई अगर सेल्फ हेल्प बुक लिख रहा है, मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है, ये बुक है, ठीक है, करेज ऑफ बीइंग द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ठीक है, एक ये बुक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, एक ये बुक है मैनिफेस्ट, और ये पूरी लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स इज नॉट समथिंग जो कॉपीराइट है। भाई आप भी लिख सकते हो सेल्फ हेल्प के ऊपर, मैं भी लिख सकती हूँ, ये क्या मतलब है, तो तुम अगर किसी ने एग्रीकल्चर के ऊपर एक किताब लिखी तो दूसरा बंदा लिख ही नहीं सकता। अगर एक ओसवाल ने बुक्स बना दी अपनी पीवाईक्यू एनालिसिस की, तो कोई और बना ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आइडिया कॉपीराइट में नहीं होता, वो कोई भी ले सकता है, लेकिन उस बुक के अंदर जो एग्जैक्टली शब्द लिखे हुए हैं वो है जो कॉपीराइट नहीं, मतलब जो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा है बच्चों, कभी लोग जो बुक्स लिखते भी हैं और किसी दूसरी बुक को अगर कोट करते हैं, तो उस ऑथर की बुक को लिख भी देते हैं कि आई वॉज वंस रीडिंग दिस बुक बाय दिस एंड दिस, जिसमें मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, दे कोट इट। वो ये नहीं कर सकते कि वो लाइन चिपका के आपने बुक में डाल दी, ठीक है। सो आई होप तुम ये बच्चों थोड़ा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, लीगल फ्रेमवर्क बच्चों, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, वो इसको गवर्न करता है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड, देखो क्या क्या चीजें आप कॉपीराइट में अपने बचा सकते हो। लिटरेरी वर्क, कोई नॉवल है, कोई पोएम है, कोई आर्टिकल है, कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम आपने, यानी कि सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया है, ठीक है, कोई डेटाबेस, इस तरह की कोई चीज आप करते हो, वो कर सकते हो। आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग है, देखा है बच्चों, एक बड़े से बड़ा पेंटर भी अपनी पेंटिंग के नीचे यहाँ पे साइन करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी खुद की काम होती है। तो जैसे कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, कोई स्कल्पचर है, कोई मैप्स है, कोई आर्किटेक्चर अगर आपने बनाया है, तो भी आप उसके लिए कॉपीराइट ले सकते हो। ड्रामेटिक वर्क्स, कोई प्लेस है, कोई कोरियोग्राफी है, कोई डांस स्टेप है, या कुछ भी आपने इस तरीके का बनाया है, वो आप देखो बच्चों, तुमने कई बार देखा है कोई एक बड़ा अच्छा हुक स्टेप होता है, ठीक है, तो वो कई कई लोग उसको रिक्रिएट करते हैं अपनी वीडियोस में, रील्स बनाते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में कॉपीराइट नहीं होता है। उस देखो बच्चों, कॉपीराइट के ना बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता कि ये डांस स्टेप बनाया है उसने, जो वो एक्चुअल कोरियोग्राफर है वो उसी को बिलोंग करता है। म्यूजिकल वर्क्स, कोई कॉम्पोजिशन, सॉन्ग, म्यूजिक, ये सब
Ma'am, do we सिनेमेटोग्राफर, have to remember years of all these acts? नॉट रियली। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। क्लैट का बहुत ही दिमाग खराब होना और चाहिए अगर वो तुमसे ईयर भी पूछ देगा तो। ठीक है, लेकिन बस ये हो सकता है कि भाई वो तुमसे ये पूछ दे कि भाई इन इंडिया कॉपीराइट्स आर गवर्न अंडर विच एक्ट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बस ध्यान में रखना, तुम्हें धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। कोई इतना टफ थोड़ी ना। ट्रेडमार्क का क्या था, 1999 था, इसका आई थिंक 1957 है। और उसका क्या था पेटेंट वाले का? सो द राइट टू डिराइव फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द वर्क, दिस इंक्लूड्स द राइट, एक्सक्लूसिव राइट टू ऑथराइज और प्रोहिबिट एक्शंस लाइक रिप्रोड्यूसिंग, कि भाई कोई और मेरे काम को कॉपी नहीं कर सकता, अपने चैनल पे नहीं डाल सकता या अपनी जगह पे नहीं डाल सकता। डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू पब्लिक, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई एक म्यूजिक वीडियो है वो सिर्फ मेरे ही यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी, कहीं और नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तुमने देखा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल गाना बनाया किसी XYZ सिंगर ने और टी सीरीज उस गाने को अपने चैनल में प्रमोट करता है, तो उनके बीच में एक डील होती है कि भाई सिंगर तो मैं हूं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर मेरा टी सीरीज है। ठीक है, ट्रांसलेटिंग एंड अडेप्टिंग द वर्क, कि भाई कौन इसको ट्रांसलेट कर सकता है, कौन, आप रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा सकते हैं कौन इसको यूज करेगा कौन नहीं करेगा। मॉरल राइट्स, नॉन इकोनॉमिक राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएटर्स रेप्यूटेशन, यानी द राइट टू क्लेम ऑथरशिप, तो वो उसी की रहेगी। जैसे मैंने कहा कि कोई डांस स्टेप है वो रहेगा उसी कोरियोग्राफर का, भले कितने भी लोग उसको यूज करें। एंड द राइट टू अपोज एनी डिस्टॉर्शन और मॉडिफिकेशन दैट वुड हार्म देयर ऑनर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई एक ऐसा डिजाइन बनाया है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसमें कोई ऐसी इस तरीके की टैंपरिंग कर रहा है कि उस डिजाइन की सारी वैल्यू ही खत्म हो रही है, ठीक है, तो आप वो भी रोक सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन बच्चों क्या है कॉपीराइट का? जनरल रूल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकली, आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स आफ्टर देयर डेथ। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लाइफ टाइम ऑफ द ओनर तक उसके पास कॉपीराइट रहता है। देखो बेटा, कॉपीराइट में और जो अभी हमने पेटेंट पढ़ा था ना, उसमें डिफरेंस ये था कि पेटेंट एक एक्चुअल में फिजिकल कोई चीज होती है, ठीक है, जिसको लिटरली बार बार मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा लोगों को यूज कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए 20 साल के बाद हम कहते हैं कि भाई और लोग भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, अब अगर टीवी जो है वो 20 साल तक एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो बाकी, और 20 साल के बाद भी वही करती रहेगी, तो लोगों की तो नीड फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। लेकिन कॉपीराइट में ये होता है बच्चों की, उस, तुम्हें पता है ये बात, जो ये वाली बुक है, आई डोंट नो तुमने कितनी पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की एक बुक है। इट हैज गॉन बियॉन्ड द टाइम ऑफ कॉपीराइट नाउ। अब इसको कोई भी लोग अपने तरीके से पब्लिश कर लेते हैं, पता है तुम्हें, क्योंकि इट हैज गॉन, द ऑथर इज ऑल्सो नो मोर एंड 60 ईयर्स हो चुके हैं उनकी डेथ को भी। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तो कोई भी पब्लिशिंग हाउस, जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक्स पब्लिशिंग हाउस को ये काम दिया था कि आप पब्लिश कर सकते हो मेरी बुक को, अब कोई भी पब्लिशिंग हाउस उसको कॉपी करके प्रिंट कर सकता है, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द टाइम पीरियड ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो कॉपीराइट में बच्चों बुक्स, ऑथर्स और इनके केसेस में लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स तक उसी का एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, उस पर उसी के नाम से वो चीज जानी जाएगी और कोई और अपना नाम उस पर नहीं चिपका सकता है। नाउ रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन देखो, तुम्हें याद है भी मैंने क्या बताया था कि कॉपीराइट जो है वो उसी मोमेंट पे स्टार्ट हो जाता है जिस मोमेंट पे आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक फिजिकल फॉर्म में डाला था। ये याद है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब अनलाइक पेटेंट एंड अनलाइक ट्रेडमार्क, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी नहीं होती है। आप ये डेफिनेटली रजिस्टर करवा सकते हो कि आपने इस काम को किया है, बट सच में अगर कोई ओरिजिनल आपके दिमाग का काम है तो उसको आप जरूरी नहीं है कि रजिस्टर कराओ। कॉपीराइट एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली अपॉन क्रिएशन। द मोमेंट आपने कोई गाना बना के आपने यूट्यूब पे डाला या कुछ भी किया, वो आपका गाना है। ठीक है, की बेनिफिट क्या होता है? और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर्व्स एज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस। अब देखो, इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ कोर्स, कॉपी आपने अगर कॉपीराइट का वो करवा रखा है रजिस्ट्रेशन, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि भाई आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने तो इसी दिन पे इसको रजिस्टर करा दिया, तो मेरा गाना है या मेरी बुक है, कुछ भी है। ठीक है, चलो, कॉपीराइट का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो क्या होगा? इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन एनी पर्सन विदाउट अ लाइसेंस, मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल ओनर डज एनीथिंग दैट द ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू डू। फॉर एग्जांपल, ये बुक शैनन ली ने लिखी, इसकी जगह पे निहारिका भी इस बुक को छापने लग जाए, सेम, बस कवर चेंज किया, काले की जगह पीला कर दिया और अंदर का सब कुछ छाप के सब कुछ सेम। ठीक है, तो भैया वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, कॉपीराइट उसका था, आपने इन्फ्रिंज किया है उनकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम पे छाप के। ठीक है, सो दिस इज इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, एक्सेप्शंस, फेयर डीलिंग, जितनी भी यूट्यूब वीडियोस तुम देखोगे जो मूवी के रिव्यू के बारे में होती हैं, कुछ भी होती हैं, स्टार्टिंग में देखना डिस्क्लेमर देंगे सेक्शन 52 का चिपका के। ठीक है, ताकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहां पे अगर आप उस प्रोडक्ट को या उस मटेरियल को या उस कंटेंट को यूज कर रहे हो तो वो फेयर यूज के अंडर आता है कि आप ऐसे उसको यूज कर सकते हो। देखो, द एक्ट लिस्ट स्पेसिफिक एक्ट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज द इन्फ्रिंजमेंट टू द कॉपीराइट। जैसे कि क्या क्या है? दिस कॉन्सेप्ट अलाउज फॉर द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि पर्सनल और प्राइवेट यूज, अगर मैं भी अपनी अलेक्सा पे एक गाना बजाऊं
तो भले ही वो गाना अरिजीत सिंह ने गाया होगा या रहमान ने कंपोज किया होगा, लेकिन मैं खुद ही सुन रही हूँ ना उस गाने को। बनाया क्यों गया था गाना? इसी के लिए ना कि जनता उसे सुने गाने को। तो अगर मैं अपने पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए उस गाने को सुन रही हूँ तो मैं कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यूज कर रही हूँ उस चीज का, विच इज अ वेरी फेयर यूज। ये पॉइंट सबके समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कि अगर मैं उस चीज को किसी रिसर्च के लिए यूज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फाइनल ईयर में, जब मेरा लॉ का फाइनल ईयर था, मेरी थीसिस होती है बच्चों, एक उसको हम लोग डिसर्टेशन बोलते हैं, उसमें मेरा टॉपिक था मॉब लिंचिंग। उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स जितने, क्योंकि उस टाइम तुम्हें याद है बच्चों आईपीसी में अब आया मॉब लिंचिंग, बीएनएस में बना है, उस टाइम पे वो था नहीं, इट वाज नॉट अ क्राइम अंडर आईपीसी। और मेरा जो रिसर्च था वो इसी के अराउंड था, वेयर आई वाज डिमांडिंग दैट इट शुड आल्सो बी अ प्रॉपर मेंशन्ड क्राइम इन द आईपीसी, ठीक है। तो इस टाइम पे कई सारे लोगों ने जो आर्टिकल्स लिखे थे, न्यूज़पेपर्स के कई थे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स थे, जिनको मैंने यूज किया और मैंने उनको कोट भी किया कि एज पर दिस आर्टिकल। और आप देखा है बच्चों कई वर्ड्स के ऊपर ऐसे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, और नीचे यहाँ पे 1 और 2 ऐसे करके उसके बारे में लिखा होता है नीचे, ठीक है, कि आपने सोर्स कहाँ से पिक करा है, ये सब, ठीक है। तो रिसर्च के पर्पस के लिए भी आप किसी की कॉपीराइट मतलब मटेरियल को यूज कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स मैंने उसको क्रेडिट दिया है, गेटिंग। तो भाई क्योंकि मैं एक रिसर्च करती जहाँ पे मैंने किसी और की रिसर्च को उसमें कोट किया है, तो वो उनका कॉपी, ऑफ कोर्स भाई किसी का आर्टिकल है वो उसका आर्टिकल है ना, लेकिन मैंने उसको अपने आर्टिकल में भी लिखा, लेकिन मैंने उसे क्रेडिट दे दिया, ठीक है, कि यहाँ मैम से मोहक मंगल। मोहक मंगल केस, एग्जैक्टली वही केस है, एएनआई वाला जो था, ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म और रिव्यू, क्योंकि बच्चों फेयर क्रिटिसिज्म और फेयर रिव्यू जनता की जानकारी के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल कई सारे चैनल्स हैं जो मूवी रिव्यूज बनाते हैं कि मूवी ऐसी थी वैसी थी, तो वो लोग भी कितने सारे मूवी के सीन्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी सेक्शन 52 का यूज करते हैं कि भाई हम तो रिव्यू बना रहे हैं उसके ऊपर और हम फेयर यूज के अंडर आते हैं, ठीक है। नाउ रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स, जो मोहक मंगल ने किया था, क्या किया था उसने, एक वीडियो क्लिप बस तो यूज करी थी, ठीक है, उसके बाद पूरी 20 मिनट की वीडियो तो उसकी खुद की थी, ठीक है, तभी तो ही वाज लाइक, तभी उसको इतना गुस्सा आ रहा था। नाउ यूज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी बच्चों कितनी बार होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बुक है जिसमें कुछ लिखा गया है, तुम लोगों ने अगर OMG 2 देखी है, ओ माई गॉड 2, ठीक है, उसमें देखना कितनी बार जो वो थे एडवोकेट जो बच्चे के फादर हैं, ठीक है, उन्होंने कितनी सारी बुक्स को कोट किया है ड्यूरिंग द ट्रायल, कि भाई इस बुक में भगवत गीता में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, फलाने साइकोलॉजिस्ट की बुक में ये लिखा है। तो क्योंकि हम एनलाइटन करना चाहते हैं लोगों को किसी पॉइंट के बारे में, तो हम उनकी मटेरियल को यूज कर सकते हैं टू गो हेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, एंड यूज बाय अ टीचर और प्यूपिल, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टीचिंग। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने अपने मन से लिखी है, मेरे दिमाग से लिखी है मैंने कहानी ये वाली सारी? क्या भाई किसी बेयर एक्ट में लिखी होगी, किसी ने किसी बुक में लिखी होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो मैंने भी इसको लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहली बार बना नहीं रही हूँ कि फेयर डीलिंग क्या होती है। तो टीचर्स फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ सच मटीरियल, ठीक है। ये सबके समझ में आया है नहीं? ठीक है, चलो शाबाश। ना बच्चों, अगर आपके कॉपीराइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, कोई उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो रेमेडीज हैं, सिविल रेमेडीज जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इंजंक्शन कि आप कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई मत करो यूज, यू आर ऑर्डर टू स्टॉप दिस अनफेयर यूज। डैमेजेस मैं कॉम्पनसेशन मांग सकती हूँ, और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, कि भाई आपने जो भी पैसा इससे कमाया है वो आप इसको रिटर्न कीजिए। और क्रिमिनल में इंप्रिजनमेंट और फाइन्स लग सकते हैं अगर आप क्रिमिनली प्रोसीड करते हो तो, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग आज है बच्चों इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। शगुन, यू हैव अ क्वेश्चन? ठीक है, यस मैम। सो इंडस्ट्रियल Yes, ma'am. डिजाइन, जरा इनमें से असली कोको कोला की बोतल कौन सी है? लास्ट वन। लास्ट वन। लास्ट वन। आ रहा है समझ में? कितनी Last सारे डिजाइन है, लेकिन हमें देख के पता लग जाता है कि भैया असली कोको कोला की बोतल ये वाली है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन का बच्चों उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ वे कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन है, बोतल के अंदर क्या है, आपने कौन सा केमिकल यूज किया है, आपने क्या इनोवेशन यूज किया है, उसका कोई लेने देना नहीं होता। लिटरली उसके बाहर से दिखने का डिजाइन क्या है, वो है उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन किसका है? बिस्लेरी की बोतल का है, तभी देख के ऐसा लग रहा है कि बिस्लेरी की बोतल है। तो यहाँ पे ट्रेड मार्क इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियल डिजाइन इन्फ्रिंज हुआ है। डिफरेंस आया सबके समझ में? ठीक है, ये मैंने तो नहीं खरीदी होगी, पक्का ये मेरे घर में कोई लेके आया है। मैं तो मतलब गिद्ध की नजरों से देखती हूँ, पता है कि क्या चीज है, बिल्सेरी है, बिस्लेरी है या क्या है करके। बट दिस बच्चों इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये स्पेशली लड़के बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। ये 2 गाड़ियां हैं जो कई बार सामने जब खड़ी होती है तो ये एकदम सेम डिजाइन है। तुम्हें Yes, पता है ma'am. टोयोटा का और सुजुकी का एक पैक्ट है, इनमें सब कुछ सेम होता है, द इंजन इज ऑल्सो सेम। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे टोयोटा की लेबलिंग होती है, यहाँ पे सुजुकी की। कुल मिला के जो सुजुकी में बिलीव करते हैं वो सुजुकी की गाड़ी खरीद लेते हैं बलिनो, जो टोयोटा को ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी गुडविल पे ज्यादा बिलीव करते हैं, वो टोयोटा की ग्लांजा खरीद लेते हैं।
ठीक है। ऐसे ही शायद टोयोटा की जो हाई राइडर है और इसकी जो सुजुकी की वो है ग्रैंड विटारा, वो भी सेम गाड़ी है, बस लोगों का अंतर है। ठीक है मैम थोड़ा और भी अंदर है, इस वाले गाड़ी की लाइट नीचे है, इसके ऊपर है। यार, ये जो है ना, ये एक्चुअली बता रही हूँ, ये भी कुछ मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन है ये वाली, ये लाइट नहीं है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। ये उसने जो वो क्रोम वो लगवा लेते हैं लोग, ये मॉडिफिकेशन है। बाकी तुम ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये सेम है। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल सेम गाड़ी। मेरे को ये पता नहीं था पहले, मैंने ना जब मैं गुड़गांव जॉब करती थी 1-2 साल पहले, तो मेरे सामने ब्लू कलर की टोयोटा ग्लांजा आ गई। मैंने कहा बलिनो वाले ने क्या करवा रखा है, ग्लांजा क्यों लिखवा रखा है इसने, मुझे तो पता भी नहीं कोई गाड़ी भी होती है। मैंने कहा टोयोटा की। फिर मुझे ऑटो वाले भैया ने बताया कि मैडम दोनों एक ही गाड़ी होती है, बस अलग अलग कंपनी की होती है। मैंने कहा जिसको भी पता है भाई, मुझे ही नहीं पता था खाली। सो लेकिन देखो, अगर ये दोनों गाड़ियां बेच रहे हैं, तुम्हें लगता है ये एक दूसरे का इन्फ्रिंज कर रहे होंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन, या इनके बीच कोई डील हुई होगी? ऑब्वियसली कोई डील। डील नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि भाई खुल्लम खुल्ला इतना तो चोरी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो दिस बच्चों, बाहर से आपकी चीज कैसी दिखती है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन, जिसको देख के ही आपको पता लग जाए कि ये एक पर्टिकुलर चीज है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आईफोन में एप्स दे लुक अ सर्टेन वे। ये मैं ना फोटो मुझे मिली नहीं थी क्लियरली, जैसे देख रहे हो, देयर इज अ पर्टिकुलर वे जैसे एप्स दिखती हैं भाई। कॉलिंग का बटन ऐसा होता है, सफारी का ऐसा होता है, मैसेजेस का ऐसा होता है। ठीक है। नाउ देयर इज अ रीजन, अगर कोई और, तुमने देखा है जो कई लोग कॉपीज बनाते हैं आईफोन्स की या कुछ भी है, वो एप्स के स्टाइल को भी कॉपी मार लेते हैं, कि अंदर से जब आप फोन को यूज कर रहे हो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप आईफोन यूज कर रहे हो। ठीक है। इवन दिस इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन, हाउ द थिंग विल लुक। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल दूं तुम्हें मैं? अच्छा, ये तुमने देखा होगा बच्चों, ये ईयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। सबसे पहले ये देखते ही लगता था कि ये एप्पल के हैं। ठीक है ना। लेकिन अब कई लोगों ने सेम 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 बना लिया है करके। ठीक है। तो इट इज इन अ वे टेकिंग अवे ऑफ योर इंडस्ट्रियल डिजाइन, क्योंकि दिस वाज मैम एक्चुअली द इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफ एप्पल विच दे यूज्ड। ठीक है। हाँ। मैम बट मेरे मन में ना इसको देख के सबसे पहले कुछ और ही आया, क्या है? LGBTQ आ रहा है, ओ, पता है? ओ भैया, ये मुझसे इतने लोगों ने कहा है पता है। सो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भी है कि लाइक व्हाट इज द मैटर, आप ऐसे प्रोपोगेट करते हो क्या? मैंने कहा यार मुझे बस पसंद आया था, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे याद आया कि अच्छा दिस इज एक्चुअली ऑफ द प्राइड फ्लैग। तो बट ठीक है, बिग डील, आई एनी विच वे सपोर्ट। सो दैट इज। अच्छा, इसको देख लो यार, खाली इसको देखो। ठीक है। दिस इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन आई एम टॉक इन दिस वे ऑल्सो। सी, ट्रेडमार्क हालांकि नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कलर्स उन्होंने ट्रेडमार्क कराए, बट देखो किसी भी चीज को देखते ही कुछ याद आया ना, दैट ऑल्सो दिस इज द पर्पज ऑफ अ ट्रेडमार्क। हालांकि ये ट्रेडमार्क है नहीं, बट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि देखते ही LGBTQ याद आया। ठीक है। दिस आई एम सेइंग दिस इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन विच बिलोंग्स टू एप्पल। ठीक है। पर अब ऑफकोर्स जितने लोग इसका भी मिलता जुलता बनाते जा रहे हैं, इतना सेम बनाने लग गए हैं कि भाई आपको यही लगेगा कि एप्पल का है। ठीक है। लेकिन द ओरिजिनल इंडस्ट्रियल डिजाइन बिलोंग टू एप्पल। ठीक है। सो ये होता है बच्चों, इसके अंदर क्या साउंड क्वालिटी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस वो चीज दिखती कैसी है वो होता है उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये सबके समझ में आया कि बस बाहर से देख के आपको वो कैसी लगती है। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल डिजाइन रेफर्स टू द ऑर्नामेंटल और विजुअल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल, हाउएवर इट लुक्स, नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है। वो दिखता कैसा है बस हमें उससे लेना देना है। ठीक है। नाउ इट इज प्योरली एस्थेटिक, नॉन फंक्शनल एंड हैज नो टेक्निकल यूटिलिटी। हम कुछ नहीं देख रहे साउंड अच्छी है बुरी है कुछ भी है, वो दिखने में अगर एक जैसी दिख रही है तो हम मान के चलेंगे कि भाई वो इसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है। नाउ ये 2D भी हो सकता है बच्चों, 3D भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, दिस इज अ 3D एग्जाम्पल ऑफ इट। आप देख सकते हो कई सारे एंगल्स हैं इसमें, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। 2D कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर लेबल है, जैसे अब ये लेबल है। ठीक है ना। ये लेबल जो है ये क्या है? ये 3D नहीं है, मतलब एक्चुअल में क्या पेपर ही तो है, 2D है ये। ठीक है। सो इन दिस केस इट इज अ 2D एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है। जो इंडस्ट्रियली देख के आपका एक डिजाइन है पर्टिकुलर, जो आपको दिख के पता लग जाएगा। ठीक है। सो ये 2D भी हो सकता है, जैसे कि शेप ऑफ एन आर्टिकल, यूनिक शेप अगर कोई है, परफ्यूम बॉटल तो देखा बहुत ही अजीब अजीब टाइप की परफ्यूम बॉटल्स होती हैं। कोई हील पैर के शेप की होती है, कोई किसी के नाक के शेप की होती है, क्या क्या रोज के शेप की होती है। ठीक है। तो वो एक 3D इंडस्ट्रियल डिजाइन है। और फॉर एग्जाम्पल कोई पैटर्न, कोई लाइंस, कोई कलर का कॉम्बिनेशन। तुम लोग प्लीज ये मत सोचना बच्चों कि मैं कोई ब्रांड्स ब्रैग कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल ब्रांड्स का चस्का नहीं है। जो गिनी चुनी 4-5 चीजें मेरे पास हैं, मैं तुम्हें वो ही दिखा रही हूँ। ठीक है। आई हैव समथिंग कलर कॉम्बिनेशन आई वांटेड टू शो। इस क्लास को हम जितना प्रैक्टिकल बना पाएंगे ना उतना बेटर। ठीक है। गिव मी 1 मोमेंट। टू रेड, कैप्टन अमेरिका।
नहीं भाई, आज कैप्टन अमेरिका का टॉमी भी है, हिलफिगर। बट टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर, ठीक है। तो सोचो बच्चों, इसमें जो ये उनका क्या है, ये जो मार्क है, लोगो। लोगो। ये लोगो है लोगो मैम है, उनका। लोगो ट्रेडमार्क है। कैन आई से दिस इज द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ठीक है। यस मैम। जो ये कलर है, इस पे तो कोई भाई कलर है, ये तो इसमें तो कोई मार्क भी नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है टॉमी, लेकिन क्या कलर कॉम्बिनेशन देखते ही तुम्हें ध्यान आ रहा है कि ये टॉमी का हो सकता है? यस मैम। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द 2D इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये आया समझ में? और मुझे लगता है मेरे पे इससे ज्यादा एक भी और कोई चीज ब्रांड की है नहीं, ठीक है। सो प्लीज इसको प्लीज रॉन्ग वे में मत लेना, इट्स जस्ट टू शो यू कि अब इसमें कोई थोड़ी बहुत शेड भी आगे पीछे करेगा ना तो लोगों को लग सकता है कि वो भी टॉमी का है। गेटिंग? दिस इज हाउ वी बिल्ड आइडेंटिटी ऑफ समथिंग जस्ट थ्रू द कलर्स, ठीक है। बीएमडब्ल्यू का ब्लू और व्हाइट देख के आप बीएमडब्ल्यू नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो भी आप किसी दिन, आई होप कि मैं तुम्हें ले जाके वीडियो कॉल पे वो भी दिखाऊंगी, देखो बच्चों ये देख रहे हो बीएमडब्ल्यू ठीक है, आई होप सो, ठीक है। सो उसको देखते ही कलर कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एक्चुअली दैट बिलोंग्स टू बीएमडब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2D इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क बच्चों इसमें है द डिजाइंस एक्ट ऑफ 2000, ठीक है। डिजाइंस एक्ट ऑफ 2000 इसमें आपका गवर्न करता है। द पर्पस इज टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ नोवेल एंड ओरिजिनल डिजाइंस बाय ग्रांटिंग अ टाइम बाउंड मोनोपोली राइट टू द ओनर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक बहुत ही अलग टाइप का, हाँ अरे हाँ यार एक और तुम्हें दिखाती हूँ बच्चों, बट ये हो सकता है कि उनके पास कोई इसका रजिस्ट्रेशन ना हो या कुछ भी, बट आई जस्ट शो यू समथिंग। कितनी बार उठना पड़ेगा? दिस इज अ कोम्ब, ठीक है, दैट यू कैन कैरी इन योर पर्स, ठीक है। सो ये एक ट्रेडिशनल कोम्ब का डिजाइन नहीं है, राइट। दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट टू मेक इट मोर एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, इजी टू कैरी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। दिस बच्चों इज व्हाट इट इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन, यू गेट इट। ऑफ कोर्स ये तो मैंने मिनीसो से खरीदा था, आई डोंट थिंक मिनीसो के पास है उसी कंपनी के पास कोई इसका मोनोपोली होगा, बट शायद किसी ने अगर इसको पहली बार जब बनाया होगा तो उसने हो सकता है इसको डिजाइंस एक्ट में रजिस्टर करवाया हो। सीइंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि भाई ये एक इनोवेटिव, डेफिनेटली इनोवेटिव डिजाइन है भाई, क्योंकि भाई इससे पहले कॉम्ब कैसे होता था कि भाई वो पर्स में ऐसे पड़े थे, फिट भी नहीं आते, लड़कियों के तरह तो बैग होते हैं, ठीक है। तो दिस बच्चों इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। आई होप ये तुम्हें समझने क्या क्या इकट्ठा हो गया मेरे टेबल पे आज, ठीक है। नाउ क्या क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इसके अंडर? दिस अप्लाइज टू बोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हैंडीक्राफ्ट तो मेरे पास बहुत है, लुक एट दिस। ये आई थिंक माय फादर बॉट फ्रॉम रांची, ठीक है। तो वहां की जो एक लोकल बैम्बू शूट्स होती है उसको यूज करते हुए ये बनता है, ठीक है। सो ये वहां का ट्रेडिशनल आर्ट है। ये देखो बच्चों, दिस इज फ्रॉम असम, वन हॉर्न राइनोसरस देख रहे हो, ठीक है। सो ये भी वहां का हैंडीक्राफ्ट है जो वन वुड पीस से ये लोग मतलब मेन बनाते हैं और उसके बाद ये इस तरह से बनाते हैं इसको, गेटिंग। सो ये हैंडीक्राफ्ट पे भी अप्लाई होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो मैंने तुम्हें दिखाई दिए उन पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। मुझे हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की आर्ट्स को चेरिश करना चाहिए। दिस बच्चों, दिस इज मेड ऑफ, तुमने लाख सुना है जिसकी चूड़ियां भी बनती हैं? सो दिस इज वुड एंड उसके ऊपर लाख की कोटिंग है। ये तो मेरे मेरे आसपास तुम्हें बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, लाइक आई रियली रियली लाइक इट, ठीक है। सो ये दोनों पे अप्लाई करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई करता है और हैंडीक्राफ्ट पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि डिजाइन तो डिजाइन ही है, ठीक है। एग्जाम्पल हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, लाइटिंग इक्विपमेंट कोई है, ठीक है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स कुछ भी है। तुमने देखा है बच्चों बंधेज के कपड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़ों के भी ऊपर प्रिंट्स होते हैं, इक्कत का प्रिंट, बहुत सारे होते हैं, वो सब क्या है? डिजाइन ही तो है, ठीक है। तो उन सबको वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में ही काउंट होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन के राइट्स क्या क्या है? द ओनर ऑफ अ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट, सेलिंग इट और इंपोर्टिंग इट एज वेल, उसका एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, ठीक है। एनी आर्टिकल दैट बियर्स डिजाइन व्हिच इज अ कॉपी और सब्सटैंशियली सिमिलर टू द प्रोटेक्टेड डिजाइन, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चों, तुम कितने बच्चों ने बंधेज के कपड़े देखे हैं जो राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बहुत फेमस हैं, जिसमें छोटी छोटी सी गांठ बांध के कलर्ड पानी में उसको डिप किया जाता है, जब आप उसको खोलते हो तो डिजाइन आ जाता है, ठीक है। सो बच्चों बंधेज जो है, अब ऑफ कोर्स ये ऐसा इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो बहुत ही सालों साल पुराना है, तो शायद इसको क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है कि भाई ये मेरा बनाया हुआ डिजाइन है, मेरे खानदान का बनाया हुआ डिजाइन है, तो इसलिए उसको इतना इजिली सब लोग कॉपी करके यूज कर लेते हैं। लेकिन किसी ने अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन बनाया है और उसने उसको रजिस्टर कराया है तो वो ही उसको यूज और मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। सबके समझ में आया बच्चों? इंडस्ट्रियल डिजाइन बहुत ही सिंपल सा था, चीज कैसी दिखती है बस, कैसी है, क्वालिटी कैसी है, अंदर क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बच्चों, एक PYQ आ चुका है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से। क्या लगता है, कोई मुझे बता सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होगा? GI टैग? हम जैसे दार्जिलिंग टी है तो वो सिर्फ जो वेरी गुड, दार्जिलिंग में टी होती है उसी को कह सकते हैं, कहीं और हाँ बनती है तो उसको नहीं कह सकते।
शाबाश। तो दार्जिलिंग टी, बाय द वे बच्चों, वेरी गुड एग्जांपल जागृति, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट जीआई टैग ऑफ इंडिया 2004 में हमें मिला था। ठीक है, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ही मिला है इंडिया में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बच्चों वो होते हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी पर्टिकुलर जगह, ज्योग्राफी, एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप को बिलोंग करता है और एक्सक्लूसिवली वो ही ग्रुप उसको ओरिजिनली क्रिएट करता है। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, अभी मैं वो क्वेश्चन देखूंगी अभी जो तुमने मुझसे पूछा था बेटा। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ देखो क्या है, तुलापांजी राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको वहां की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिली है। दार्जिलिंग टी, तिरुपति के लड्डू, पता है तुम्हें, नागपुर के संतरे, ठीक है, देन बंगपल्ली ऑरेंजेस ऑफ आंध्र प्रदेश, कश्मीर की पश्मीना, ठीक है, कांगड़ा की जो पेंटिंग्स है वो, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं कुछ कुछ जो जीआई टैग्स जिनको मिले हुए हैं। मतलब बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्योंकि भैया कोई और अब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई और लोग बनारसी साड़ी बनाते नहीं है, लेकिन ओरिजिनल बनारसी साड़ी वही है जो जीआई टैग वाली बनारसी साड़ी है। ऑफ कोर्स उसको देख के मिला के बहुत जगह बहुत मैन्युफैक्चरर बनारसी साड़ियां बनाते हैं, लेकिन जो बनारसी साड़ी ओरिजिनल है भैया, हर संतरा नागपुर का संतरा नहीं है, जो नागपुर का संतरा है वो ही नागपुर संतरा है। ठीक है, सो हर, मैम एक और, हाँ, रेड एंड चटनी फ्रॉम ओडिशा। इज इट? ओ अच्छा, रेड एंड चटनी, हाँ, राइट राइट राइट। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक जो ये है बॉर्नफुल हनी है जो सुंदरबन का है, वो भी जीआई टैग में है। ठीक है, एक और है मैम, रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू, यहाँ पे तो मेरे से तो थोड़ी दूरी है रामपुर। चाकू चौक है एक, तुम्हें पता है, पूरा बच्चों चौराहा है, उसके ऊपर इतना बड़ा चाकू बना के लगाया हुआ है, पता है, इतना बड़ा सा मेमोरियल सा। ठीक है, सो रामपुरी चाकू। अब तुम्हें समझ में आया, कोई ऐसी चीज जो एक्सक्लूसिवली उसी एरिया को बिलोंग करती है और ओरिजिनली वहीं की है, ठीक है, वो उसी की ही ओरिजिनल मानी जाएगी। कोई और नहीं कह सकता कि भाई हम भी उगाते हैं चाय तो हमारी भी दार्जिलिंग टी है। दार्जिलिंग टी वही दार्जिलिंग टी है जो एक्चुअल दार्जिलिंग में उसी प्रोसेस से उगाई जाती है। ठीक है, so geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical region. उसके अलावा देखो, चावल दुनिया में हर जगह बोए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बासमती चावल इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बोए जाते हैं। चाय दुनिया में बहुत जगह बोई जाती है, इंडिया में 100 जगह बोई जाती है, लेकिन दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में ही उगती है। ठीक है, सो इट सिग्निफाइज दैट द प्रोडक्ट पोसेसेस यूनिक क्वालिटी, रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक। पश्मीना, क्यों इतना महंगा है कश्मीर का पश्मीना? पश्मीना तो बहुत जगह बनाया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो क्वालिटी, जो रियलिटी, जो रियल जिसको कहेंगे टच पश्मीना ऑफ कश्मीर में है, वो कहीं और नहीं है। ठीक है, तो उसकी उस जगह से होने की वजह से उसका इतना ज्यादा गुडविल है कि लोगों में बहुत ट्रस्ट होता है उस चीज का। ठीक है, सो सम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ओरिजिन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि दार्जिलिंग टी इसीलिए इतनी स्वाद है क्योंकि वो दार्जिलिंग में उगाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वो इतनी स्पेशल चाय है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्टिवनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द नेचुरल फैक्टर्स एंड ट्रेडिशनल नो हाउ ऑफ दैट स्पेसिफिक रीजन। अगर पश्मीना की शॉल को बनाने का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वूल यूज होता है और पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीविंग तरीका यूज होता है, वो ही उसको इतना स्पेशल बनाता है। इसीलिए वो वहां की ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंट्रिकेट प्रोडक्ट है। गॉट इट?